नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल। इंडिया क्राइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है देश के प्रसिद्ध लॉयर पंकज बाफना। पंकज बाफना जी, आपको देख रहे हैं, दिखने में बड़े शरीफ लग रहे हैं, लेकिन है नहीं। साइबर क्रिमिनल्स के लिए तो काल है ये। और सबसे बड़ी चीज, साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ केसेस इन्होंने इतने लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति वकील होने के नाते पुलिस के खिलाफ खड़ा होना चाहिए अदालतों में, वही व्यक्ति पुलिस वालों को साइबर क्राइम की समझ दे रहा है। साइबर क्राइम से कैसे लड़ा जाए उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। स्वागत है आपका बाफना जी। धन्यवाद। बाफना जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हिंदुस्तान, जो कि साइबर की दुनिया का एक तरह से कहना चाहिए बादशाह है, पूरे विश्व में हमारे जो साइबर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो लोग झंडा गाड़े पड़े हुए हैं, परचम लगा रखा है उन्होंने। जहाँ देखो, जिस कंपनी में देखो, आपको 20, 30, 40% जो है हिंदुस्तानी टेक्नीशियंस ही दिखाई देंगे, एक्सपर्ट्स दिखेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता जो है साइबर क्राइम से परेशान है, ऐसा क्यों है? विवेक भाई, सबसे पहले बस हमारा बहुत फास्ट अडॉप्शन है टेक्नोलॉजी का। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते यूएस यूरोपियन सेगमेंट से। उन्होंने भी टेक्नोलॉजी, उनके पास भी है, हमारे पास भी है, बट हमारा एक सोशल एनवायरनमेंट अलग है। उनका सोशल एनवायरनमेंट नहीं है हमारे कंपैरिजन में करो तो। हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। जैसे और साइबर क्रिमिनल्स इंडियन को क्यों टारगेट करते हैं? बिकॉज वी बिलीव वेरी फास्ट। हम बहुत जल्दी किसी पे भी भरोसा कर देते। टेक्नोलॉजी जिस मूड में आई, हमने एडॉप्ट कर लिया विदाउट गोइंग कि भाई इतनी ये टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को गाड़ी दे दी, वो सीधा चलाना सीख लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या है, क्या फैसिलिटीज़ है। तो उसके हिसाब से क्रिमिनल्स को एक वो चांस मिल जाता है। आधी नॉलेज के जो होते हैं ना, आधा नॉलेज है इनके पास, तो हम बाकी का नॉलेज हम इनसे वाइस उल्टा नेगेटिव तरीके से हम उनको रिवर्स में ले लेंगे, जिसके कारण इंडियंस को टारगेट किया जाता है। और हम भारतीय है ना, हम कैसे रहते हैं कि आपने विवेक भाई ने बोला कि यार पंकज भाई आज ये वेबसाइट अच्छी है, आप उस पर जाके आप अपना एनरोलमेंट कर दूँगा, मैं बिलीव कर दूंगा, मैं चला जाऊँगा। मुझे नहीं पता कि विवेक भाई विक्टिम बन चुके कि नहीं बन चुके। मैं चला गया, मैं तो बन गया, बिकॉज मैंने स्टडी नहीं की, रिसर्च नहीं की। आई जस्ट बिलीव, आपने जो बोला उसको मैं फॉलो कर, उसके कारण हम विक्टिम्स बन रहे। लेकिन क्या इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि हम लोग साइबर इलिटरेट हैं, या हम साइबर के जो दुनिया है उसकी अवेयरनेस हमारे पास कम है, उसकी शिक्षा कम है हमारी जनता को? मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, हमें हाफ नॉलेज है। हम टेक्नोलॉजी, जैसे एग्जांपल दूंगा मैं कि आज की जनरेशन ही नहीं, आज का पूरा समाज के साथ में एक पर्टिकुलर ब्रांड के पीछे सब पागल है। कोई ब्रांड आता तो लाइन लगती है 2-2 किलोमीटर तक। वो पर्टिकुलर वर्जन आ गया, उसके लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ तो आपको इसी ब्रांड को क्यों 1.5 लाख 2 लाख का एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आता है, क्यों लेते हो? सर इट्स 100% सिक्योर प्रूफ। सिक्योर का डेफिनेशन क्या होता है, जरा मुझे बताइए। आप एक बहुत बड़े लेविश पॉश बिल्डिंग में रह रहे हो और उसके अंदर आपके पास 15 बॉडी गार्ड्स, मतलब सॉरी सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए, तो गारंटी दे सकते हो कि उस बिल्डिंग में चोरी नहीं होगी? तो वो बोलता नहीं, गारंटी कैसे दे सकते हैं? मतलब तो वही चीज़ है, आप खरीद रहे हो क्योंकि आप उसके अंदर फीचर्स क्या है आपको पता नहीं। हर चौथे पाँचवें महीने एक नया वर्जन आता है, वर्जन का डेफिनेशन क्या है पता नहीं, बस नया मॉडल आ गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, हमने फॉलो किया, हमने ले लिया। वही व्हाट्सएप उस पर भी चलता है, वही सोशल मीडिया उस पर भी चल रही है, इस पर भी चल रही है। तो आप फिर क्यों एक्सचेंज पॉलिसी में जा रहे हो, क्यों नई चीज़ें ले रहे हो? बिकॉज हमें पूरी नॉलेज लेने की आदत नहीं है। फॉलो द लीडर वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो वर्षों से चलते आ रहा है, तो हम वही चीज़ कर रहे हैं। तो उसके अंदर अगर लीडर गलत आ गया तो हम गलत, तो वैसे ही वो क्रिमिनल्स हमारे बीच में घुस जाते हैं और हम ही से वो एक्टिविटी करवाते हैं और हम फंस रहे। तो मतलब कुल मिलाकर के कहानी ये है कि पीछे लग जाने की या दूसरों के पीछे चलते जाने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। स्टडी बिफोर यू डू एनीथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोई मोबाइल खरीद रहे हैं, कोई हेडसेट खरीद रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, और या लैपटॉप खरीद रहे हैं या कंप्यूटर खरीद रहे हैं या कोई भी साइबर से रिलेटेड इक्विपमेंट, तो जब आप वो खरीद रहे हैं तो उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, पहले उनकी जानकारी लें। उसके बाद खरीदें कि आप किन फीचर्स को बंद कर सकते हैं और किन को नहीं कर सकते हैं। यदि आप बंद नहीं कर सकते तो आप ना खरीदें फिर वो। नहीं सर, पहले तो ये देखना आपको उसकी ज़रूरत है क्या। आपने अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड खरीदा तो ज़रूरी है कि मैं भी वही खरीदूँ, मेरी उसकी ज़रूरत है क्या।
जैसे फॉर एग्जांपल लोग डेस्कटॉप्स खरीदते हैं, लैपटॉप्स खरीदते हैं और जाके बोलते हैं हमें तो हाईएस्ट वर्जन चाहिए। मतलब वर्जन का डेफिनेशन क्या है? नहीं, मेमोरी चाहिए, हमें हाई स्पीड चाहिए। मतलब तेरा यूज़ क्या है लैपटॉप में? जैसे वकील है हम, हमारा लैपटॉप में यूज़ क्या होता है, हमारे डेस्कटॉप में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्ड फाइल यूज़ करेंगे, एक्सेल करेंगे, पावर पॉइंट यूज़ करेंगे, वेबसाइट ब्राउजिंग करेंगे, उससे ज़्यादा क्या है? बट मैं जब खरीदने जाऊँगा मैं बोलूँगा मुझे ऐसा देना जिस जो डीटीपी ऑपरेटर्स करते हो ना वैसा वाला देना। उनका कामकाज अलग है, मेरा कामकाज अलग है, लेकिन मैं उनके ब्रांडिंग के हिसाब से जा रहा हूँ क्योंकि विवेक भाई ने वो खरीदा है तो मुझे भी खरीदना है। जरूरत क्या है पहले तो वो देखो आप। सेकेंडली जब आप खरीदते हो जस्ट मेमोरी, उसकी स्पीड वो चेक नहीं किया जाती, उसकी सिक्योरिटी फीचर्स क्या है, कंपैटिबिलिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। वैसे वो सॉफ्टवेयर इनेबल्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम चेक नहीं करते। बस हम खरीद रहे, पर्टिकुलर ब्रांड के पीछे जा रहे और फिर हम विक्टिमाइजेशन हो जा रहे। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जिस तरह से साइबर क्राइम हो रहे हैं, क्या हमारी जो पुलिस है, मैं सिर्फ मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, तो देश की जो पुलिस है वो सक्षम है साइबर क्राइम की इस लहर से निपटने के लिए? क्योंकि मैं तो इसको मानता हूँ ये लहर नहीं, अब तो सुनामी में तब्दील हो गई है। मैं तो इसको कोविड मानता हूँ। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि सर पुलिस के ऊपर जैसे आपने कहा, इंटरनेशनली भी ट्रेनिंग देता हूँ, इंटरनेशनल पुलिस के साथ भी इंटरेक्शन है। मैं कहता हूँ सैल्यूट टू आवर पुलिस पीपल। लिटरली जो इच्छा वो बताते हैं सीखने की, प्लस जिस स्पीड में वो लोग सीख रहे हैं। मतलब जैसे अभी आप देखो 26/11 का जब मुंबई में इवेंट हुआ था, उससे पहले उनके पास क्या था? एक छोटा सा 2 बैरल वाली गन थी, वो कभी कभार चली होगी, सर्विसिंग नहीं होती थी, और सडनली 5 आतंकवादी आ जाते, AK-47, 56 लिखे और धनाधन कर देते। तो हमारे कौन पुलिस फोर्स उनसे रिटेलिएट कैसे करी? उसके बाद चेंज हुए। द सेम वे आज साइबर है, वो अम्यूनिशन की जगह पे बटन है। आपने सडनली उस पुलिस फोर्स को एक लैपटॉप दे दिए, जो आप बंदूक चलाने वाले हाथों में आपने लैपटॉप दे दिए कि आप सडनली इनको ये कीजिए, इसको रिसर्च कीजिए। पहले ट्रेनिंग उस तरीके से, और अडॉप्ट है, दे आर अडॉप्टिंग वेरी फास्ट। मैं कंपैरिजन करता हूँ मेरे प्रोफेशन में भी, जितना हम नहीं कर रहे उससे ज़्यादा तो पुलिस फोर्स कर रही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अच्छा, पॉलिसीज नहीं है, उनको फ्री हैंड दिया ही नहीं गया है। जैसे मैंने अगर एक पर्टिकुलर ऑफिसर को बोल दिया ये एक साइबर क्राइम का केस है, आप इसको क्रैक करो, वो बेचारा जब तक वो रिसर्च करना स्टार्ट करता है तब तक तो उसको कोई कॉल आ जाता है, आप जाइए उस पर्टिकुलर चौराहे पे खड़े लीजिए, नाकाबंदी कीजिए। लेकिन साइबर पुलिस वालों को नाकाबंदी, बंदोबस्त, इन सब चीजों के लिए थोड़ी फोर्स, स्पेशल फोर्स नहीं है अलग से, ये उसी पर्टिकुलर फोर्स में से इनको ट्रांसफर, जैसे नॉर्मल पुलिस स्टेशन टू पुलिस स्टेशन कैसे ट्रांसफर है, तो साइबर पुलिस स्टेशन पे एक डिवीजन बना दिया गया है। इसके लिए कोई टैक्स हेवी पुलिस फोर्स नहीं है अलग से। अच्छा, वही एक है पुलिस वाला जो 2 साल यहाँ काम करेगा, 2 साल के बाद वो ट्रैफिक में भी चला जाएगा, 2 साल वो आर्म्स में भी चला जाएगा, एडमिन में चला जाएगा। तो आप बताइए उसका नॉलेज क्या होगा? वो ब्रेक लग गया उसको, अगर वो सीख भी जाएगा 2 साल तक, उसके बाद उसका नॉलेज ब्रेक, बिकॉज उसको वो पोर्टफोलियो ही नहीं है उसके पास, उसकी यूटिलिटी खत्म हो गया। हाँ, तो कहाँ से फिर अडॉप्ट कर पाएगा? ये सारी चीजें क्रिमिनल्स को पता है। ओ, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली जरूरत तो इस बात की है कि स्पेशलाइज्ड साइबर कॉप्स जो है, एक टीम का गठन हो, एक मतलब अलग फोर्स डिजाइन की जाए। जैसे अभी साइबर कमांडोज का एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्शन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। पूरे देश भर की पुलिस में से सबको एनरोलमेंट फोर्सिव नहीं है, ये इच्छा अनुसार है। उन सबको बोला गया था आप साइबर कमांडोज के फॉर्म भरिए, आपको लिटल 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है उसके अंदर। अब उसके अंदर ये है कि चलो मैं ट्रेनिंग ले लूंगा, बट मैं क्या लूंगा? मैं एप्लीकेशन ड्रिवन ट्रेनिंग लूंगा। व्हाट अबाउट द बैकएंड पार्ट? अच्छा, वो क्या होता है? एप्लीकेशन जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको व्हाट्सएप दे दिया चलाने के लिए, आप नॉर्मल एक 60 इयर्स ओल्ड बुजुर्ग को दूंगा, वो भी चला देगा, और एक 5 साल का बच्चा भी चला देगा। जस्ट एन एप्लीकेशन, बटन ही दबाना है, टेक्स्ट करना है, हो गया। वही चीज होने वाली है। इसके पीछे कोडिंग क्या है वो कौन करेगा? वो तो हमें सीखना है, वो उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर फील्ड की, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, वैसे टेक्नीशियंस चाहिए। यानी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए या जो एथिकल हैकर्स हैं वो चाहिए, जो कि इस तरह के केसेस को क्रैक एथिकल हैकर्स तो मैं नहीं बोलूंगा, एथिकल हैकर भी अगेन एप्लीकेशन बेस्ड ही हो गए। टेक्नीशियंस जैसे इंजीनियर्स होने चाहिए जो कोडिंग समझते हैं, उनको प्लस लॉ, ये दोनों ड्यूल डिग्री होगी ना तो ही होगा। खाली एप्लीकेशन बेस्ड सिखा दोगे तो क्या होगा? एप्लीकेशन तो रोज चेंज होती जाएगी, आज व्हाट्सएप है, कल कुछ और आ जाएगा, वापस उनको ट्रेनिंग, हम क्या ट्रेनिंग ही देते रहेंगे? तब तक तो क्या होगा कि क्रिमिनल थोड़ी बैठते, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है,
स्वाइप करके निकल गए। हम कमांडोज बना रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर फिजिकल कमांडोज की जो ट्रेनिंग होती है आप उनमें देखिए, जिस लेवल पे उनकी ट्रेनिंग होती है हम सोच भी नहीं सकते कि ह्यूमन है ये लोग, वी फील दैट दे आर रॉबोट्स। द सेम वे जब साइबर की बात आती है तो हम वैसे टेक्नोलॉजी मतलब जैसे कहते हैं बैकग्राउंड आपका उस पर्टिकुलर फील्ड से होना चाहिए। अच्छा, नॉर्मल डिपार्टमेंट से आप उनको बोल रहे हो साइबर कमांडोज बन जाओ, मेरी पर्सनल राय में नहीं। अगर मुझे बोल देंगे साइबर कमांडो बन जाओ, मैं नहीं बन सकता हूँ, भले मुझे लॉ का नॉलेज है, मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइंस दे सकता हूँ, बट मैं जाके अंदर लड़ नहीं सकता हूँ। तो मतलब आपका ये कहना है कि हमें पुलिस फोर्स में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिन्होंने की बाकायदा इंटरनेट की और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली है, पढ़ाई की है, उनको हम लाएं पुलिस फोर्स में और वो लोग फिर साइबर कमांडो के तौर पे या साइबर कॉप्स के वो भी अडॉप्ट हो रहा है, बिकॉज पॉलिसी उसके लिए बीटेक इंजीनियरिंग प्लस एलएलबी, ये दो कैटेगरी का एक रिक्रूशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उन लोगों को नई भर्ती जो की जाएगी उनकी सब, बट वो प्रोसेस हमें पता है, हमारी लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत से सिस्टम्स आते हैं बीच में, तो वो अडॉप्ट करते करते तब तक तो आप देखो रेशियो क्राइम का कहाँ से, बिकॉज एट प्रेजेंट फ्री हैंड है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तब तक तो धमाल मचा के चले जाएंगे। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर डिजास्टर्स? तो अभी भी चल ही वही हो रहा है जी, बिकॉज हम बोलते हैं ना, हम गठन कर रहे हैं, जब तक आपका वो टीम बन जाएगी तब तक तो कुछ और नया आ जाएगा, फिर क्या करोगे? जब तक गठन करेंगे तब तक घटना हो चुकी है। ये बड़ा अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल सिलसिला है, पर क्या आपको लगता है कि अभी भी जितनी व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त हैं, जितने टीम बनाई गई है, जितने डिप्लॉय किए हैं ऑफिसर्स या कर्मचारी, कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, सब इंस्पेक्टर्स या आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स, क्या वो पर्याप्त है संख्या? सर सबसे पहले तो मैं तो एक खाली आई विल नॉट ब्लेम द पुलिस फोर्स, आज वो लोग फिर भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, पॉसिबली सीख रहे हैं या इच्छा से सीख रहे हैं, बट एक उनको एक दायरा के अंदर डाला गया, जैसे साइबर केसेस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है एक पर्टिकुलर रैंक के अबव ही वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन सकते, उसके नीचे वाले नहीं बन सकते। इंस्पेक्टर एंड अबव, आप एक एवरेज एज एक इंस्पेक्टर की होती है वो 55 प्लस। अब आप सोचो, जब भी मैं कोई भी स्टेट की पुलिस हो वहाँ पे जाके मैं बोलता हूँ सर आप आए हो अभी, सर 55 में मैं कहाँ कंप्यूटर चलाना सीखूंगा, 60 में तो मेरे को रिटायर होना है। अच्छा, तो क्या वो अंदरूनी इच्छा नहीं है उसको सीखने की, तो फिर वो जस्टिस नहीं कर पाएगा उस पर। तो क्या होता है, टेक्नोलॉजी किसको पता है, यंगस्टर्स जो आज का नया ब्लड है, जो आज का 25 साल से लेकर 35-40 तक के, उनको अथॉरिटी नहीं है आपको इन्वेस्टिगेशन करने की, तो मतलब क्या उनको आप डंडे दे दिए उनको, बोलते मार नहीं सकते, तुमको अथॉरिटी नहीं है। जब वो आए इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते तो क्रिमिनल्स को तो पता है ये तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये करेगा क्या मेरा, जिसकी वजह से क्राइम रेशियो इतना बढ़ रहा है, बिकॉज डर नहीं है, उनको भी लॉ पता है। इमीडिएट सबसे पहला मेरा, जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है तब से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है पूरी सरकार को और सबको, आप ये पॉलिसी चेंज कीजिए। इंस्पेक्टर एंड अबव एक पुराना चीज हो गया, जब चाहिए था पॉलिसी तभी बना लिया आपने, और इंस्पेक्टर एंड अबव तक नहीं रहता तो कितने इंस्पेक्टर ही हो रहे, उसके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे हैं, वो भी तो इसमें आते हैं ना, वो शिक्षित बोलते हैं अपने आप को, आओ ना ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे उनको आना नहीं है, क्योंकि फेस द क्राउड, पता चलेगा आपको कि एक्चुअल क्या तकलीफ चल रही है मार्केट के अंदर, कि पॉपुलेशन की हालत क्या है साइबर क्राइम के बारे में। तो वो नहीं करना है, एक मध्यम वर्ग के लोगों को बीच में छोड़ दिया गया है, बस आप भिड़ो पब्लिक के साथ में। जैसे कोविड में किसने कंट्रोल किया कोविड को, मेरा सल्यूट टू द पुलिस फोर्स, वो नहीं होते ना तो आज हम जिंदा नहीं होते। अच्छा, हमारे पास दवा नहीं थी, दुआ थी, और एक रूल्स था, पुलिस से डर रहे थे, डॉक्टर से नहीं। और कौन था ग्राउंड लेवल पे, कांस्टेबल, पीएसआई, एपीआई, कौन से वरिष्ठ अधिकारी नीचे आके खड़े थे, कौन से ऊपर के लोग आके खड़े थे, नहीं, इनकी वजह से हम डरे थे। तो ये है एक्चुअल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर में भी यही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए एक हमारा प्रपोजल भी था गवर्नमेंट को कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुड बी पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड अबव, जो यंग ब्लड है 25 साल का 26 साल का, वो जो टेक्नोलॉजी समझेगा ना, वो 50 प्लस वाले नहीं समझ पाएंगे, उनको दो अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनने की, फिर देखो कैसे क्राइम को डिटेक्ट करते हैं। बट वो लॉ नहीं है हमारे पास, बांध के रखे हुए उनको। मैंने बहुत सारी जगहों पर जहाँ इस तरह के कोर्सेस ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं,
उसमें मैंने ये देखा है कि आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो कोर्सेज में आते ही नहीं है, सिर्फ अपने जूनियर्स को ही भेज देते वही हैं। तो प्रॉब्लम है ना सर। अब क्या है, सबको अगर किसी आईपीएस लॉबी के बारे में बोलूँ तो अभी सडनली एक डरावना मैसेज आ जाएगा मेरे ऊपर। मुझ पे तो नहीं पता है आएगा, आ इसलिए जाएगा मेरे ऊपर। अब ये रिले होते ही आ जाएगा ऊपर से लॉबी का कुछ ना कुछ, हाउ डेयर यू ब्लेम आवर लॉबी। अरे आओ ना कभी हमारे बैच में, मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, आज तक किसी सीनियर इंस्पेक्टर को देखा नहीं है। आएगा, इनॉग्रेशन करेगा, चला जाएगा फोटो खिंचा के। अरे सीखना आपको है, क्योंकि आप भी विक्टिम बन सकते हो कभी। मेरे पास कितने केसेस है, अगर मैं नाम दे दूं ना लिस्ट, तो लिटरली इनको रेजिग्नेशन देकर निकलना पड़ेगा कि आईपीएस ऑफिसर भी विक्टिम्स बने हुए साइबर क्राइम्स के। क्या बात कर रहे हैं? कितने सारे में तो मतलब किस तरह के डिजिटल अरेस्ट के पुलिस ऑफिसर्स जो इस लाइन के, वो खुद डिजिटल अरेस्ट में बैठे हैं। आप दुनिया को अरेस्ट करने के लिए निकले हो और आप खुद ही अरेस्ट होकर बैठे हो, हाउ इज इट पॉसिबल? उनको लॉ नहीं पता क्या? मैं बता रहा हूँ ना सर, हनी ट्रैपिंग। अच्छा, हनी ट्रैपिंग में आज वो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। क्यों? स्टॉक मार्केट स्कैम, आप दूसरों के स्कैम्स पकड़ते हो, आप खुद स्कैमस्टर्स बन जाते हो। क्यों? बिकॉज ये बहुत से जो क्रिमिनल्स है उनके लिए आपकी रैंकिंग की कोई ये नहीं है। वो जस्ट आपकी सोशल मीडिया प्रोडक्शन देखते हैं, आपकी नीड्स देखते हैं और आपका गैजेट देखते हैं। आप क्या कर रहे हो गैजेट पे कंटिन्यूअसली, उसके हिसाब से आपको ट्रैप करते हैं। अच्छा, तब आप उसको नहीं बता सकते एक साइबर क्रिमिनल का मैं आईपीएस हूँ, मुझे कुछ चीट नहीं कर सकते। उसके लिए आईपीएस या कांस्टेबल सब एक लेवल के, तो जिसकी वजह से याद है, तो आपको भी ट्रेनिंग लेनी है। आप भी आइए, और आप लेंगे तो आपके पीछे 500 की फौज आएगी, लेकिन आप खुद ही नहीं आते हो। बस एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना देते हैं, कितना नॉलेज है, खाली बच जाके या बड़ी बड़ी होटलों में जाके आप लेक्चर्स ले लोगे। ग्राउंड लेवल पे आइए, कभी हमारे सामने कोर्ट पे खड़े रहिए, हम बताएंगे आपको कितना नॉलेज है। आइए हमारे सामने कभी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि देश में जो फिलहाल साइबर क्राइम जिस लेवल पे चल रहा है, उसके सबसे ज्यादा शिकार समाज का किस स्ट्रेटा का व्यक्ति ज्यादा है? सर सबसे पहले जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज्यादा विक्टिम है। पढ़े लिखे लोग, एवरेज मेरे पास रोज के 7 से 8 केसेस आते हैं एवरेज। ये जो पोस्ट ग्रेजुएट है ना बहुत, अच्छा, जिनको मतलब एक पर्टिकुलर समाज उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इतना पढ़ा लिखा, वो विक्टिम बन जाते हैं। और वो भी केसेस 99% फाइनेंशियल फ्रॉड। अच्छा, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फाइनेंस से खेलते रहता है, वो फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब अटक जाता है एज अ विक्टिम। एडवोकेट्स जो क्रिमिनल्स को बचाते हैं या सजा दिलवाते हैं, वो खुद विक्टिम बन जाते हैं। जजेस जो जिस दुनिया का डिसीजन देते हैं, वो खुद विक्टिम बन जाते हैं। इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो खुद सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो विक्टिम बन जाते हैं। मैंने तो देखा बहुत सारे सेना के या बीएसएफ के इनके ऑफिसर्स को भी मतलब विक्टिमाइज करते हुए देखा है, या रिटायर्ड ऑफिसर्स भी बहुत सारे विक्टिमाइज हुए हैं। नहीं, वो इसलिए होते हैं बिकॉज वो एक अलग वर्ग है। वो सोशल मीडिया से बहुत दूर होते हैं, पराया होते हैं, क्योंकि उनका जो ऑफिस टाइमिंग रहता है, उनके जो एरिया है उसमें आपके गैजेट चल नहीं सकते, बिकॉज आप इंटरनेट के नहीं हो, आप इंटरनेट के जोन में आ जाते हो, तो आप उसी जोन के। लेकिन जैसे ही बाहर आते हो, आप अपना पर्सनल मोबाइल शुरू कर देते हो, और वहां पे और जितने भी डिफेंस के लोग हैं ज्यादा करके वो 2 ही जगह पे फंसते हैं, या तो हनी ट्रैपिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड। ये 2 जगह पे वो लोग फंसते हैं। तीसरे उनकी तरफ अटैक करने की क्रिमिनल की ताकत नहीं है, बट ये 2 बिकॉज वो सेंटीमेंट से खेलते हैं। सेंटीमेंट से खेलते हैं। जैसे OLX के ऊपर आया था आर्मी फ्रॉड, एक सेना वाला बन के वो लिटरली परचेज करने के लिए चला जाता था, और लोग पीपल यूज्ड टू रिस्पेक्ट के यार ये आर्मी वाला आदमी है, तो ये झूठ नहीं बोलता होगा, सॉरी वो झूठ नहीं बोलता होगा, वो झूठ नहीं बोलता होगा, इसके लिए वो उसके हिसाब से वो उसको बिलीव करता है, जबकि देखो तो वो फ्रॉडस्टर है, वो सिर्फ जवान का एक ड्रेस पहन के बैठा हुआ है, तो इसके लिए वो विक्टिम बनते हैं। अच्छा, ये हम लोग बीच में एक बार बात कर रहे थे, उस दौरान आपने कहा था कि ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला केस है, इसमें इतने पढ़े लिखे लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या MBA किए हुए लोग या इस तरह के से लोग हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं, और इनके 1-2 लाख एक 2 करोड़ 5 करोड़ मतलब 30-40 करोड़ तक की रकमें जो हैं उन्होंने फ्रॉडस्टर्स को पास ऑन की है। तो आप कह रहे थे कि ये असल में फ्रॉड के शिकार नहीं हुए हैं, ये लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया है, या ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग कुछ कर रहे हैं, इस तरह की कुछ आप बात कर रहे थे।
क्या आपके मन में शंका है उस चीज के शंका बारे में? इसलिए है, मैं आप सबको क्यों नहीं blame विक्टिम्स को क्यों आप विक्टिमाइज कर रहे मैं हो? सारे विक्टिम्स को ये नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अभी आज के दिन ही बता रहा हूँ, मेरे पास एक विक्टिम है, सी कंपनी सेक्रेटरी कम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा। आज सुबह 11:30 बजे की बात है, मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि आई एम विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। तो मैंने बोला ओके क्या हुआ आपके साथ? बोला डिजिटल अरेस्ट। मेरे को कुछ और पूछो, मैंने बोला कितना गया? बोला 22 लाख। तो मैंने सीधा बाद में उसको एक पर्टिकुलर बोला कि भाई उसके लोकल लैंग्वेज में बात की मैंने, तो दिमाग कहाँ गया था सर, पता नहीं चला मेरे को। मैं वो 15 दिन तक तो उसने बोला 15 दिन यू आर अरेस्टेड, अब जॉब पे नहीं गई? बोलते नहीं जॉब पे भी नहीं गई, मैं ऑफिस घर के अंदर ही बैठी रही कमरे के अंदर। अब आप सोचिए ये विक्टिम है, बिकॉज उसके जो अगर मैं वो लड़की का पोर्टफोलियो निकाला हूँ, शी इज नॉट इनटू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट जो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन एक बंदा है जो एग्जाम्पल एक बैंक का एम्प्लॉय है, उसने उसकी सैलरी इज अराउंड 30,000 40,000 रुपये, सडनली उसके अकाउंट में 8 करोड़ रुपए का वो डिजिटल अरेस्ट बता रहा है, 8 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट से चले गए। पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए 8 करोड़ आए कहाँ से? कभी आए कहाँ से तुम्हारे अकाउंट में? तो मेरा ये, क्योंकि मैं जिस हिसाब से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, एक डिजिटल अरेस्ट में करोड़ों ही रुपये क्यों जा रहे हैं? ये डिजिटल अरेस्ट तो नॉर्मल आदमी को भी डरा सकते हो, चाय वाले को भी डरा सकते हो, उससे भी 10,000 रुपये ले सकते हो, वो जल्दी देगा उल्टा। लेकिन उसको आप टारगेट नहीं कर रहे हो। अब करोड़ों रुपए, सब करोड़ों रुपए ही हो रहे, और सडनली पैसा भी आता है उनके बैंक अकाउंट में। क्रिमिनल्स को कैसे पता इनके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए पड़े? बिकॉज कहीं ना कहीं वो रिसर्च वर्क चालू है उनका। प्लस आप पोर्टफोलियो देखो कंप्लेनेंट्स के, अच्छा, उसकी कैटेगरी क्या है। आप उनके, मैं पुलिस को यही रिक्वेस्ट करते रहो, आप कंप्लेन लेने से पहले आप पहले उसका बैकग्राउंड चेक करो। अगर मैं कंप्लेन करने आया हूँ, अब मेरा बैकग्राउंड चेक करो, मैं कौन हूँ। मैं आके बोलता मेरे 5 करोड़ डिजिटल अरेस्ट में चले गए या स्टॉक मार्केट स्कैम में चले गए, तो आप मेरा 5 करोड़ की मेरी कैपेसिटी है, पहले तो ये देखो। मेरे आप पूरा पोर्टफोलियो लो, मेरा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगो। विक्टिम्स क्या करते हैं, वो सिर्फ उसी महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेके जाते हैं जिस दिन पैसा गया, सॉरी जिस दिन से ओपनिंग किया से लेके अभी तक का मुझे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दो, ताकि पता तो चले आपका एवरेज बैलेंसिंग क्या है, आपके ट्रांजेक्शन कितने हो रहे। अगर मैंने 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन एक झटके में किया है, तो मेरे 5 करोड़ के ट्रांजेक्शन दिखने तो चाहिए पहले से, वो कहीं भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। और आप सडनली कंप्लेन लॉन्च कर रहे हो, कंप्लेन लॉन्च करने के बाद क्या होता है, अकाउंट्स 100 200 1500 इतने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकल? मुझे नहीं लगता है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल है, और इसके ऊपर कोई इंक्वायरी भी नहीं है। अब मैं अगर बोलूँ 5 करोड़ रुपया मेरा चला गया, ऐसे रोज के अगर 10 लोग खाली आ जाए, 50 करोड़ अगर मुझे इंडिया से बाहर भेजना है, इतना ईजी है। इसके पीछे इंक्वायरी की दे, बिकॉज मेरे पास एक एफआईआर की कॉपी लेके घूम रहा हूँ, मेरे एफआईआर हो गए तो नो इंक्वायरी। नहीं तो इनकम टैक्स बाद में पूछेगी नहीं कि आप ये पैसा कहाँ से लाए? वो रिटर्न फाइल करेगा तो पूछेगी ना। क्यों रिटर्न नहीं फाइल करेगा? ये पुलिस का काम है ढूंढना। आपका आईटीआर रिटर्न मांगो उस कंप्लेनेंट से पहले। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो कलेक्ट करो, नॉट नेसेसरी एवरी कंप्लेनेंट इज राइट। और मेरा इन्वेस्टिगेशन कह रहा है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है, आज की तारीख में criminals are using this, they are becoming victim themselves. Who? The criminals themselves. क्या बात कर वो रहे खुद विक्टिम बन के जाते हैं। जैसे पहले, अभी आप तो बहुत सालों से आप इस फील्ड में हो, पहले मानो स्मगलिंग होता था, कफे पोसा था। तो अगर पुलिस को टिप मिलती थी कि देखो इतने 100 बॉक्सेस सोना आ रहा है इस पर्टिकुलर बीच में से, पुलिस जाती थी तो क्या करते थे, 2 बॉक्स खुद पकड़वा देते थे, 98 बॉक्स पीछे से निकल देते थे, पुलिस वो 2 बॉक्स के पीछे भागती थी। वही चीज अभी भी हो रही है। अच्छा, ठीक है, बॉक्स नहीं है, डिजिटल है। पुलिस किसके पीछे जाएगी, जो म्यूल अकाउंट है उसके अंदर जो पीछे है उसको पकड़ लेगी, एक बेनिफिशियरी पकड़ के लाएगी, केस सॉल्व। कौन सा केस सॉल्व किया आपने? क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, पैसा तो गया क्रिप्टो करेंसी के इसमें से बाहर। अच्छा, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है? ऑब्वियसली, मैं नहीं बोल रहा सारे, लेकिन मेरा इमेजिनेशन, मेरा रिसर्च कह रहा है कि इसके अंदर कुछ परसेंटेजेस क्रिमिनल्स भी इसका बेनिफिट ले रहे हैं। अच्छा, बिकॉज कंप्लेनेंट पे तो इंक्वायरी नहीं है ना। पहले कंप्लेनेंट की तो इंक्वायरी करो, उसके बाद इतना पैसा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक की एक आदमी की कैपेसिटी होती है। 23 करोड़ अभी रिसेंटली केस है, 23 करोड़ रुपए एक एक्स एम्प्लॉय। क्या केस है वो थोड़ा सा सिर्फ डिजिटल अरेस्ट। एक लेडी एम्प्लॉय है पर्टिकुलर कॉर्पोरेट की, रिटायर्ड है, 23 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट में भर दिए 1.5 महीने में। अच्छा, 23 करोड़ लाए कहाँ से? और उसमें भी कैसे बताया, तो उसके अकाउंट में तो सिर्फ छोटे अमाउंट पड़ा था। वो ऑफिसर सामने जो बना हुआ क्रिमिनल है, वो उसको बोल रहे जा तेरी एफडी तोड़ के, वो पर्सनली शी इज गोइंग टू द बैंक
पर्सनली एफडी तोड़ के लेके आ रही है, उसको बाद में उसे अपनी प्रॉपर्टी जाके मॉर्गेज करके, वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की भी करने जा रही है किसके पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, अच्छा। वहां जाके मॉर्गेज भी करके लेके आ रही है। हम्म। मुझे नहीं आजम हो रहा लेकिन इसमें आमतौर पे होता यह है कि पैसा जो भी ट्रांसफर होता है वो बैंक टू बैंक ही होता है। है। यस, भारत में तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि अगर यदि आप 5 लाख रुपए से ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन कभी किसी को करना चाहते हैं तो पहले बैंक से आपको फोन आ जाता है कि आप इतना पैसा क्यों भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं। व्यवस्था है। हाँ, ऐसा डॉक्यूमेंट में तो है। तो फिर 1,27,000 करोड़ 2024-25 में साइबर क्रिमिनल लेके कैसे गए? कितना बोल रहे हैं आप? 1,27,000 करोड़ जो आरबीआई का डिक्लेयर्ड है। ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। तो मैं तो इतना सा ही जवाब दे दो ना, अगर सुविधाएं है तो फिर इतना पैसा गया कैसे? क्योंकि बाकायदा आरबीआई ने नॉर्म्स में अपने ये चीज दी है कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं भेज नॉर्म्स सकते। किधर है? मेरे को तो पढ़ना है। हाँ। मैं तो ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर चुका हूँ हाई कोर्ट में। दे आर नॉट अपीयरिंग बिफोर द हाई कोर्ट। आते ही नहीं है। कौन नहीं आता है? डिपार्टमेंट वाले। पुलिस वाले या आरबीआई? नहीं, आरबीआई की तरफ से क्यों नहीं आते? हम्म। जो आपका पूरा स्टेटस। पर अदालत तो उनके ऊपर है ना, अदालत तो बुला सकती है। आपको भी पता है अदालत टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसके एडवांटेज भी लेते हैं, तारीख पे तारीख लिए जाते हैं, तब तक तो मामला ठंडा हो जाता है। अच्छा। मैं नॉर्मल कहता हूँ ना कि आपका 5 लाख, अभी जैसे आपने नॉर्मल सिटीजन आप बोलते 5 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक ही दिन में 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ ट्रांसफर कैसे होते हैं? उसका ही आंसर दे दीजिए। हाँ, हम लोग ओम्बड्समैन में फाइल करते हैं, ओम्बड्समैन में किधर रिलीफ मिलता है? सडनली 1 महीने में कोई नहीं मिलता है। 1% लोगों को भी जस्टिस नहीं मिलता, पैसा वापस नहीं मिलता है। खाली बस वो बड़े टीवी सीरियल में आके बड़े वक्ता आके बोल देते हैं, आरबीआई कहता है, आरबीआई कहता है। आरबीआई क्या कहता है? जरा आइए हमारे साथ बैठिए, आरबीआई क्या कहता है हमें पता है। सीधा एक ईमेल भेजता है, योर फाइल इज क्लोज, नॉन अपीलेबल। वो भी आप अपील में नहीं जा सकते। क्यों भाई? हमारा राइट नहीं है अपील में जाना। आपने क्या इंक्वायरी की है? एंड हु इज द ओम्बड्समैन ऑफिसर? अल्टीमेटली बैंकर। किसी थर्ड पर्सन को बैठाओ ना। ओम्बड्समैन तो आरबीआई के ऑफिसर होगा ना। हाँ, आरबीआई का ही ऑफिसर है। बैंक कंप्लेंट भी मेरी बैंक के अगेंस्ट में ही होगी ना। हाँ, तो बैंकर इज ओनली इन्वेस्टिगेटिंग द बैंकर। हाँ, तो उसमें क्या परेशानी है? तो मुझे कहाँ से रिलीफ मिलेगा? वो तो स्वायत्त संस्था है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना। मेरे पास प्रोविजन किधर है? मैं कहाँ जाऊँ? अपील हम उसकी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते? की कैपेसिटी है। हाँ, कैपेसिटी है सबकी। सबकी नहीं है, लेकिन क्या नहीं जा सकते? जाते हैं। मैंने गए हुए, मेरे 5 केसेस ऑलरेडी मुंबई हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। कुछ नहीं हो रहा। प्रोलॉन्गिंग। मतलब कुल मिलाकर के कहानी तो यहाँ पर आकर के ये हो गई। आवाज कम करने के लिए बोलूं उनको? कुल मिलाकर के कहानी यहाँ पर आकर ये हो गई कि हम जो चीजें देख रहे हैं उसमें हर तरीके से जा करके एक बिंदु पे हम खड़े हो जा रहे हैं कि कानून अंधा है, कानून में देरी होती है जिसकी वजह से कानून अंधा है, या कानून हमें नहीं दे पा रहा है रेमेडी। नहीं सर, मैं नहीं कहता कानून अंधा है। आज भी इंडिया में कहावत है ना, आई सी यू इन कोर्ट, वो लागू है। आज भी है। आज भी लोग बोलते तेरे को तो मैं कोर्ट में देख लूँगा, मतलब वो भरोसा है। बट मैं सिर्फ जुडिशियल सिस्टम पे ये नहीं कर सकता। आई एम अ पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। आप भी सोचे ना, रोज के एक कोर्ट के पास 100 से 150 मैटर्स होते हैं। 150 मैटर्स एक ह्यूमन टेंडेंसी में। आप बताएं आप कितने लोगों को सुन सकते हो दिन के? 10-20 ज़्यादा से ज़्यादा। अब और वापस वो 20 खत्म होते कि और 50 फाइलें हो जाते हैं। बिकॉज डेमोक्रेसी है, हमें रोक टोक नहीं है। जो चलता फिरता आदमी है और सबको अर्जेंसी है, सबको हाईएस्ट कोर्ट में जाना है। सब आके सुबह में मेंशनिंग करके चले जाते हैं, मेरा मैटर पहले लो, मेरा मैटर पहले लो। जो अनवांटेड मैटर्स है वो सुनाई दिए जाते हैं, बिकॉज ऊपर से प्रेशर होता है या प्रोविजंस लेके आ जाते हैं। कहाँ से सुनवाई होगी? अब बताइए ना, कहाँ से सुनवाई होगी? सालों लगते हैं हमारे एक पर्टिकुलर मैटर को जुडिशियल आते आते, बोर्ड पे आते आते। क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम को दोष नहीं दे रहा हूँ, हमें भी सुधरना है। चलते फिरते छोटे छोटे मैटर्स के लिए हम कोर्ट चले जाएंगे, ये कर देंगे। दूसरे ट्रिब्यूनल्स भी है, दूसरे वो अवेयरनेस नहीं है और एक दूसरे को परेशान करने के लिए हम कोर्ट को यूज करते हैं। मुझे अगर आपको परेशान करना है, मैं आपको तो कुछ ऐसे कर नहीं सकूंगा, मैं आपके ऊपर एक केस डाल दूंगा, खत्म बात। आप ऑटोमेटिकली परेशान हो जाओगे। तो एक टैक्टिक्स बन चुका है वो रेमेडी गेन करने के लिए, जस्टिस के लिए नहीं, जस्ट टू हैरेस ईच अदर। तो वो जब मैटर्स चलेंगे तो फिर एक्चुअल जो पिटीशन है वो कहाँ सुनवाई होगी? प्लस साइबर ऐसी चीज है जहाँ किसी को भी नॉलेज नहीं है। नाइदर द एडवोकेट्स हु आर फाइटिंग, नाइदर द प्रोसिक्यूटर्स, नाइदर द पुलिस, नाइदर द जुडिशियल सिस्टम। अच्छा।
जब पूरे सिस्टम को नॉलेज नहीं है तो शुरू ही कहाँ से? अच्छा ये बताइए कि ये जो साइबर क्राइम का पैसा होता है, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट से कमाया जा रहा है, लोगों के अकाउंट से फिशिंग विशिंग हो रही है, जो भी जिस भी तरीके से, ये पैसा जाता कहाँ है आखिरकार? पूरा इंटरनेशनल जाता है, वो कन्वर्ट होता है आज के टाइम में पूरा क्रिप्टो करेंसी। वो शायद मतलब साइबर सिफनिंग से हो या आपका गेमिंग ऐप से हो, सारा पैसा एक पर्टिकुलर जैसे रेक्सस है, जैसे उनका एक टारगेट रहता है कि पूरे दिन का 100 करोड़ रुपया एक पर्टिकुलर सेगमेंट से इकट्ठा करके एक लास्ट जो लेयर होता है उसमें ट्रांसफर, और वो 100 करोड़ रुपया क्रिप्टो में कन्वर्ट होके क्रॉस बॉर्डर की तरफ या कहीं और कंट्री में चला जाता है, और वहां से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो रिसर्च है कि 45 to 50% जितना भी पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट होता है दैट इज यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज, जैसे ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज इसकी ट्रेसिंग नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का है, क्यों क्रिप्टो बैन कर दिया गया हमारे भारत में, क्यों बाइंड है? बिकॉज इसकी ट्रेसिंग नहीं, फुटप्रिंट्स नहीं मिल सकते। इसकी वजह से हमारे कानून ने बोला कि नहीं, हम इसको लीगल नहीं करेंगे। तो जब आप करेंसी बाहर जा रही है, पैसा बाहर जा रहा है, हमें पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। 1 मिनट, आप बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने उसको लीगल नहीं किया, तो मुझे ये बताइए कि इनकम टैक्स कैसे वसूला जा रहा है उस पैसे? यही है ना, जैसे ये क्या है ना, कानून की जानकारियाँ बहुत कम है हम लोगों को। हाँ, जैसे अभी आप गाड़ी चलाते हो, रोड टैक्स भरते हो, बिल्कुल होते हैं। तो रोड टैक्स भर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो रोड आपका हो गया? टैक्स वो टैक्स उसको भरा है। चलने का। इट इज बिकॉज आप उस पर्टिकुलर पेमेंट को यूज करने के लिए वो पर्टिकुलर सर्विस के आप पैसे भर रहे हो। द सेम वे जब आप टीडीएस भर रहे हो, 30% टीडीएस है क्रिप्टो अर्निंग्स में, पूरा प्रोविजन पड़े क्रिप्टो और ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी। इफ यू व्हाटएवर इज द प्रॉफिट ऑन दैट 30% टीडीएस इज लेविड। कहीं पे भी कानून ने वो नहीं बताया कि आपका इन्वेस्टमेंट का इंक्वायरी, इन्वेस्टमेंट की इंक्वायरी आदमी ईडी करती है। आपने समझो 10 लाख रुपए लगा दिए, तो आपने उसके ऊपर 1 लाख कमाया, तो 1 लाख पे 30% भर दो, आपका 70,000 इज सेफ। बाकी 10 लाख कहाँ से लाया उसकी इंक्वायरी आप फेस करो। अच्छा, जड़ तो ऑलरेडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। दिस इज द ट्रैप, लाओ पकड़ो ब्लैक मार्केट इसको कैसे लेके जा रहे हो। और क्योंकि पहले ये भी नहीं आ रहा था, प्रॉफिट भी बाहर ही जा रहा था। अब ये करने बिकॉज इसमें प्रॉपर डिस्क्लोजर्स नहीं किए गए। जैसे आरबीआई ने कहा था क्रिप्टो करेंसी विल बी टोटली बैन, क्रिप्टो ट्रेडिंग विल बी टोटली बैन। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इट इज नाइदर लीगल, इट इज नाइदर इलीगल, सो इट इज द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक द कॉल फॉर दिस। तो उसकी वजह से लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया, इट इज नाइदर लीगल नाइदर इलीगल, और टीडीएस लग रहा है ना तो लीगल हो गया। सॉरी, आप ये देखिए टीडीएस किस चीज पे है, इट्स ओनली ऑन द अर्निंग्स फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2023 के अंदर, मार्च 2023 में अमेंडमेंट आया है, एनी ट्रेडिंग डन इन क्रिप्टो करेंसी विल कम अंडर मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए। तो ट्रेडिंग का मीनिंग क्या हो गया, परचेज एंड सेल। तो मतलब ये तो 2 अलग अलग कानून एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। हाँ, मतलब ये सिस्टम की गलती है, यानी कि ये हमारे जो सिस्टम बनाने वाले हमारे जो नेता हैं और जो हुक्मरान हैं, उन लोगों की कमजोरी है कि वो इस चीज को होने भी दे रहे हैं और नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं ना एग्जैक्टली है क्या, करना क्या है क्या चीज पता ही नहीं है। बिकॉज सडनली 1000 लोग हैं, वो उसमें से 200 लोग सडनली क्रिप्टो करेंसी जैसे एक पर्टिकुलर ट्रेड आ गई उसमें घुस गए। अब सरकार को तो पता नहीं है क्या चीज, अब उसको रोकना कैसे, लगा दिया कर। अब फिर भी नहीं सुधर रहे, प्रॉफिट लिए जा रहे, ओके टैक्स लगा दिया, तो अकाउंटेबिलिटी लगा दी कि आपका अकाउंटेबिलिटी, आप जैसे ही डिक्लेयर करोगे कि आपने 30% टीडीएस ये किया है, तो इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे अगर टीडीएस काट रहे हो तो जो एक्सचेंज है जिधर पे आपने ट्रेडिंग किया वो लाइमलाइट में आ जाएगा। करेक्ट, वो टैक्स काट रहा है, वो टैक्स भर रहा है नहीं भर रहा है उससे पता चलेगा, तो एक मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। नहीं तो पहले तो ये भी नहीं था, आप कहाँ से कहाँ ट्रेड कर रहे हो, बाहरी बार पैसा जा रहा है, देयर इज नो फुटप्रिंट्स। अब कम से कम आपको एस्टैब्लिश, तो आप देखिए इंडिया में के अंदर एक्सचेंजेस ही नहीं है, भारत के अंदर सारे एक्सचेंजेस बाहर बैठे हैं। तो कारण उसका क्या है? क्योंकि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इनकम टैक्स में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कितनों का इन्वेस्टमेंट आया आपको। जैसे 10 लाख से ज्यादा अगर मैं बैंक में पैसा भरता हूँ, बैंकर हैज टू इन्फॉर्म द इनकम टैक्स कि भाई ये 10 लाख रुपया विवेक जी या पंकज बाफना जी ने भरे। द सेम वे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बताना पड़ेगा इनकम टैक्स को कि पंकज बाफना ने इतना पैसा अकाउंट में डाला और इतना प्रॉफिट कमा के चला गया, तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। और वो हो नहीं रहा है, वो हो नहीं रहा, इसलिए सारे भाग गए।
भाग गए या डेलिबरेटली उन्होंने बाहर सेटअप किया है? भाग गए तो भागी बोलूँगा। तो मतलब जो हमारे बीच बात चल रही है उसमें एक चीज तो साफ हो जाती है कि हमारी सरकार चाहती भी है कि क्रिप्टो चले और नहीं भी चाहती है चले। नहीं सर, ये सब आप है ना मेरे को उलझा रहे हो। आप जर्नलिस्ट बनो, मैं भी वकील हूँ, ध्यान रखिए। ऐसा कुछ नहीं कि सरकार चाह रही है, और ये हमारे कंट्री में ही नहीं है सर। आप डेवलप कंट्रीज में भी जाइए, वहाँ भी यही हालत है। क्रिप्टो लॉज अभी तक हार्डली कोई कंट्रीज के अंदर क्रिप्टो लॉज है, बिकॉज उनको भी समझ में नहीं आ रही है क्या चीज़, क्योंकि ये कोई चीज़ तो है नहीं कि हाथ टच एंड फील वाला सिस्टम है। बहुत सी जगह पे तो वहाँ पे भी बैन किया गया डेवलप कंट्रीज के अंदर। ये कंट्रीज के नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज दूसरा मुद्दा खड़ा हो जाता है, तो उसको रोका दिया गया है कि बिकॉज जब तक आपका और इसको करेंसी का टैग नहीं है कहीं पे भी, ये करेंसी है, किसी भी कंट्री ने अभी तक इसको करेंसी का टैग नहीं दिया, तो बिकॉज टोकन, इट्स अ टोकन, साइबर टोकन। हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, अपने खुद के टोकन्स ला रही है। जैसे इंडिया के अंदर भी लक्ष्मी आ रहा है, लक्ष्मी करके क्रिप्टो टोकन आ रहा है वहाँ, तो वो क्योंकि अभी और जैसे होता है ना, अगर मुझे अभी डिजिटल पेमेंट की आदत पड़ चुकी है, आप मेरे को बंद करवा सकते हो नहीं। आज हमारे कॉमन मैन को भी पेटीएम जो भी वॉलेट्स है वो पेमेंट करने की आदत लग चुकी है, अब वो रोक नहीं सकते हो, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन ऐसा बहुत सारे देशों में हुआ है जहां पर 80% तक जो है वो डिजिटल पेमेंट हो चुकी थी, लेकिन अब वो देश जो हैं प्रति वर्ष 2 से 5% की दर से वापस से करेंसी नोट्स पे जा रहे हैं। अब उल्टा चल रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है ये साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स। तो हमारा देश अभी जो है वो तो बढ़ने की दिशा में दिख रहा है, लेकिन क्या ये रिवर्स भी जाएगा? जिस देशों ने ये रिवर्स में जा रहे हैं, आप उनकी पॉपुलेशन देखिए, सब 40+ वाले पॉपुलेशन कंट्री है। हमारा देश है जो यंगस्टर्स है, हमारे अगर पॉपुलेशन देखो हमारा 20 और 30 के बीच का हाईएस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। अच्छा, तो हम यंगस्टर्स को रीरूट नहीं कर सकते, हमें उनके साथ चलना है। उन्होंने बहुत, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, और अडॉप्ट करते वक्त हम सोचते नहीं है राइट है रॉन्ग, हमने अडॉप्ट कर लिया, अब उसको चेंज करना इट इज़ डिफिकल्ट। तो उसके लिए मॉडिफिकेशंस लाना, उनको टेक्नोलॉजी देना। यस, आज टेक सेवी हो चुके हैं हम सब लोग, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, तो उसको किस तरीके से ढांचे में लाना, लॉज लाना, बिकॉज हमारे पास लॉ लाते लाते हम एक जनरेशन टू दूसरा जनरेशन चला जाता है। और ये चीज़ ऐसी है ना, साइबर ऐसी चीज़, सिर्फ साइबर कंप्यूटर क्राइम्स बोलूँगा इसको, बिकॉज साइबर तो जस्ट अ पर्टिकुलर पोर्शन के जहाँ इंटरनेट यूज हो गया, कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल, वो पहले रिपोर्टेड नहीं हो रहे थे, अभी सोशल मीडिया आ गया तब से हमको पता भी चल रहा है, और ऑनलाइन बैंकिंग जब से आ गया तब से ये ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके लिए उस पर भी कर्व ला रहे हैं, और मुझे कभी कभार ये लग रहा है हम कितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं। जैसे अभी आरबीआई ने अभी रिसेंटली स्टार्ट कर दिया जस्ट लास्ट वीक कि आप वॉलेट से पेमेंट करो, अब 10 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक झटके में। एट प्रेजेंट तक 1 लाख से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, अब 10 लाख कर दिया, अभी क्रिमिनल उसका भी फायदा उठाएंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि उनको मोबाइल को मोबाइल ही जाना है। हाँ। मोबाइल सिम कार्ड तो ऐसे अवेलेबल है जैसे सब्जी मंडी में मिल रहे हो, वैसे तो सिम कार्ड अवेलेबल है। अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर रूल्स नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है, एसओपीज नहीं है, तो कहाँ से होगा? बनाते बनाते तब तक तो डिजास्टर्स। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो बैंकों के ऑफिशियल्स हैं और सेलफोन कंपनीज के जो ऑफिशियल्स हैं, ये लोग इन साइबर क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए हैं, इनकी मिली भगत के बिना साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता? सर मैं नहीं कह सकता कि सारे ऑफिशियल्स मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं जैसे कोविड आया था, सबने ब्लेम किसको किया था? कोविड कहाँ से आया? चीन को किया था, सबने चाइना को। हाँ, और चाइना का भी एक पर्टिकुलर युआन करके एक एरिया है, वहाँ पे के रिसर्च हो रहा था, वो वहाँ से लीक हो गया। वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहाँ से निकल रहे हैं बाहर, तो वहाँ पे इनको हम नहीं कह सकते सारे एम्प्लॉयज मिक्स है या सारा द कंपनी इन्वॉल्व है इसके अंदर। मेरा भी अभी तक ब्लैंक चल रहा है कि कंपनीज क्यों इसके ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं हो रही है। सपोज फॉर एग्जांपल एक्स पर्टिकुलर कंपनी के सिम कार्ड्स मैन्युफैक्चरिंग का इनका एक लाइसेंस लेना पड़ता है कि भाई जैसे ट्राई से लाइसेंस लिया कि भाई मैं दिन के 10 लाख सिम कार्ड बनाऊंगा, हर सिम कार्ड के पीछे एक सीरियल नंबर होता है। बिल्कुल, और उनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है कि इतने सीरियल नंबर्स के सिम कार्ड हमने बनाए, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन का भी इनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि भाई 10 लाख में से 1 लाख हैदराबाद गया, 1 लाख महाराष्ट्र गया, सारा रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूटर में वेंडर्स, ये सारा लिस्ट होता है। जब 10 लाख बने तो बाकी का 2 लाख 3 लाख जो और मार्केट में घूम रहा है वो कहाँ से आया? मैन्युफैक्चरिंग तो आप कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर के यहाँ से ही हो रही है। चलो वो भी समझ में आ गया कि
कहीं मैनिपुलेशन होके आया होगा, बाहर की कंट्री से आया होगा, सीरियल नंबर्स मैच नहीं हो रहे, उसको एक्टिवेशन कैसे होगा? खाली सिम कार्ड लेके तो आदमी घूमेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं तो एक हैंडसेट में डाल के एक्टिवेट, हमारे पास गिने चुने 5 या 6 तो ISPs है, कहीं ना कहीं तो एक्टिवेट होता होगा। एक्टिवेशन में क्यों नहीं पकड़े जा रहे? आपने ISP बोला, इसका क्या मतलब है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अच्छा, और जो सेलफोन कंपनीज हैं उनको भी आप ISP हाँ, बोलेंगे? उसी के अंदर ही ये आता है, इसके लिए उनको ये वर्ड यूज, टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। तो उनके पास तो रिकॉर्ड हो सकता है ना, जैसे सीरियल नंबर हमने एक सिम स्लॉट के अंदर डाल दिया और वो कनेक्ट हो गया कहीं पे, तो उनके रिकॉर्ड पे आ जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर सीरियल नंबर का कनेक्शन मांग रहा है। वो जब तक वहाँ से वेरिफिकेशन नहीं होता, वो क्लिक नहीं करते, वो कनेक्टेड नहीं होते। और शायद ये ट्राइस से वो ये सारा कंट्रोलिंग इज बाय ट्राई, हाँ, कंट्रोल बाय ट्राई। तो जब अगर आपके पास है, तो मेरे पास केसेस है जहाँ पे 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार सिम कार्ड एक एक के पलंग के नीचे मिलते हैं। कहाँ से क्या बात कर रहे हैं? इतना कैसे कोई होल्ड कर सकता है? मेरा भी क्वेश्चन वही है, इतने मिलते कहाँ से? पुलिस रेड मारती है, पकड़ती है, बट आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्यों नहीं जाती कि ये 5,000 एक्स कंपनी के सिम कार्ड मिले? जाओ उस एक्स कंपनी के पास, सारा लिस्ट लेके कि भैया 5,000 सिम कार्ड आपके सारे सीरियल नंबर की लिस्ट दो, ऑडिट दो हमको, ऑडिट रिपोर्ट्स आपकी, ये सारे सिम कार्ड्स कहाँ बने थे, कहाँ से आए, किसको बेचे थे, आए कैसे, ग्रे मार्केट में घूमे कैसे? वेंडर्स भी, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स DSA जो होते हैं उनको बेच देते हैं कि जाओ 100 सिम कार्ड बेच के आओ। कौन सा, आप कोई रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहे हो मतलब? हाँ, क्योंकि बड़े आराम से सिम कार्ड मार्केट में मिलते हैं। आप जाइए, उनको सिर्फ एक आधार कार्ड का जेरोक्स दे दीजिए, वो लोग आपको 2 घंटे में एक्टिवेट हुआ सिम कार्ड दे देते हैं। आधार कार्ड में एक्टिवेशन कैसे हो सकता है? आपका जेरोक्स में आधार कार्ड होता है, जब तक आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा आप एक्टिवेशन कैसे करते हो? मेरा पुलिस को कहने का, लॉ एनफोर्समेंट को एक ही है, आप इन्वेस्टिगेशन से बैंक तक ही क्यों सीमित रखते हो? आप आगे भी तो जाओ। विच इज द टूल, जैसे अगर कोई मर्डर हो गया, सबसे पहले क्या होता है, विच इज द मर्डर वेपन, हम वहां जाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेट। साइबर क्राइम के अंदर व्हाट इज अ वेपन? 99.99% इज अ मोबाइल फोन, इट्स अ वेपन। आप उस वेपन की इंक्वायरी कीजिए ना, क्यों, कहाँ से हैंडसेट मिला, उसका IMEI नंबर क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, ये सारी चीज, बिकॉज उनको जानकारी ही नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट को क्या डिटेक्ट करेंगे, किसके पास जाएंगे पूछने के लिए, किसको पूछना है? नहीं, लेकिन जिन बैंक की ब्रांचेस में म्यूल अकाउंट्स खोले गए हैं, जिन लोगों ने इस तरीके से सेलफोन के सिम कार्ड्स बेचे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? मेरा वही कहावत है, मैं कोर्ट के सामने भी यही प्लीडिंग करता हूँ कि जो भी आप देख लो अक्यूज की लिस्ट निकाल के, सब बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर्स हैं। आप ये एक्चुअली हार्डली गिने चुने लोग पकड़े जाते हैं, बट वो भी कौन, वेंडर्स पकड़े जाते हैं, एक्टिवेटर्स पार्टनर्स क्यों नहीं पकड़े जाते? ये सब कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग सिंडिकेट। मुझे पता है, मेरे स्टेटमेंट देते वक्त भी बहुत से लोग मेरे से घृणा करेंगे इस टाइम पे। मैं ट्राइंग टू एक्सपोज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेगमेंट कि कैसे बाहर आ रहे हैं। अल्टीमेटली अगर ये सपोज मेरा मोबाइल फोन चलेगा नहीं, मैं आपको कैसे उल्लू बनाऊंगा, मैं आपको कैसे डिजिटली अरेस्ट करूंगा, आपको कैसे स्टॉक मार्केट स्कैम करूंगा? तो मेरा टूल ही मोबाइल है और उसके अंदर बैठा हुआ अंदर सिम कार्ड कनेक्शन, ये दो है। अगर इस पे रोक लगा दी जाए ना, तो किसी की मजाल है कोई क्राइम करके बैठ जाए। हाँ, यही चीज़ तो है, लेकिन अब चूंकि पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है, और पुलिस के ना पकड़ने के पीछे क्या वजह हो सकती है कि वो जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ती है, लेथार्जिक अप्रोच है, या उनको पैसे मिल जाते हैं? क्या रीज़न हो सकता है? मैं ये नहीं बोल सकता कि उनको पैसे मिल जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है कि भाई नहीं, बस बहुत हो गया, एक इन्वेस्टिगेट हो गया, क्योंकि रोज के इतने केसेस होते हैं, भाई एक को पकड़ो, केस डायरी बना दो, दूसरे केस में ध्यान दो, तीसरे केस में ध्यान दो। कौन रोकता है? वरिष्ठ, अच्छा, रोकने वाले वरिष्ठ ही होते हैं। अब ये जो है, पिछले दिनों एक कुछ इस तरह का केस सामने आया था कि एक व्यक्ति है जिसका अकाउंट म्यूल अकाउंट के रूप में बिना उसकी जानकारी के इस्तेमाल हो गया, 2.25 करोड़ रुपए आए, आधे घंटे के अंदर 1100 अकाउंट्स में वो पैसा अपने आप ट्रांसफर हो गया, जबकि वो आदमी सो रहा था उसकी जानकारी के बिना। वो कोई केस आप ही के पास में इस तरह का आया था, वो क्या केस था और कैसे? केसेस है, इसको सिंक्रोनिक केस बोलते हैं कि सडनली आपको, मोस्टली ये सारे केसेस होते हैं फ्राइडे नाइट, शुक्रवार रात को, क्योंकि शनिवार रविवार मोस्टली बैंक्स बंद होती है, और ये सेकंड और फोर्थ सैटरडे के टाइम होता है जब बैंक्स बंद होती है। शुक्रवार को रात को 11-12 बजे आपका सिम कार्ड, जब आप मोस्टली 70% पीपल स्लीप, तो क्या करता है, आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट करवा देगा क्रिमिनल। वो कॉल सेंटर में फ़ोन करेगा, बोलेगा कि मेरा मोबाइल गुम गया है, आप इसको इमीडिएटली ब्लॉक कर दीजिए। कॉल सेंटर वाला इमीडिएटली ब्लॉक कर देता है। सडनली क्रिमिनल का दूसरा काउंटर पार्ट वो कहीं और जाके
इसको सिम एक्टिवेटेड दूसरा नया सिम खरीदता है, केवाईसी लेके मेरा नाम का सिम कार्ड है तो मेरा ही केवाईसी उसके पास मिलेगा, वो जाके दे देगा, उसको सिम कार्ड मिलेगा और उसको एक्टिवेट करा देगा 100 रुपये भर के, बिकॉज 100 रुपये इज द ऑफिशियल चार्ज। बट इसमें तो कुछ ऐसा हुआ था कि रात को 11 बजे कहीं पे दिखाया हाँ, था। तो 11 बजे सिम बंद हो गया। हम्म, मेरा क्लाइंट सो रहा था, रात को सडनली 1 और 2 के बीच में देख रहे तो 5-6 व्हाट्सएप के ऊपर मिस कॉल्स हैं। अब सुबह 8 बजे जब उसने देखा तो टावर है ही नहीं, तो सिर्फ मिस कॉल देके व्हाट्सएप पे तो कोशिश कर रहा है तो नो कनेक्शन फाउंड। 9:30-10 बजे उस गैलरी में गया जिस कंपनी का उसका ये था, वहाँ जाके वो बोलते हैं कि आपने तो रात को 11 बजे अपना सिम बंद करवा दिया, आपका मोबाइल गुम गया था। तो मैंने तो ऐसी कोई कंप्लेन दी नहीं और ना सिम डीएक्टिवेट किया, बोला नहीं करवाया, प्लस आपका सिम तो एक्टिव है अभी। बोला कैसे, आपने 12:30 बजे नया सिम कार्ड लिया रात को। तो ऐसी कौन सी गैलरी मेरा वही क्वेश्चन पुलिस को भी है, कोर्ट को भी है, क्योंकि ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। मेरा यही क्वेश्चन है कि रात को 12:30 बजे कौन सी गैलरी खुली रहती है और कौन सा एक्टिवेशन होता है, प्लस डीएक्टिवेशन का भी एक फॉर्मेट होगा ना। ये तो चलता फिरता कल मैं फोन कर दूंगा, मैं विवेक अग्रवाल बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल गुम गया, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक कर देंगे मतलब मैं तो किसी का भी मोबाइल ब्लॉक करवा सकता हूँ, ऐसा नहीं होता ना। देयर इज अ प्रोसीजर्स, मुझे वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि मैं विवेक अग्रवाल ही हूँ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। जो बंदा बैठा है उस कॉल सेंटर पे, उसको एक प्रॉपर्ली क्वेश्चन दिया होंगे कि ये सारे क्वेश्चन पूछो, मैच होता है तब जाके आप उस पर एक्शन लो। ये क्यों नहीं हो रहे। प्लस आपको रात को सिम कार्ड भी नया इशू हो गया, क्योंकि ओटीपी वहां जाता है उसके पास, चलो ओटीपी चला भी गया। अब जो पैसे मेरे अकाउंट में थे वो सडनली देख रहा हूँ तो सुबह 6 और 8 के बीच में फट करके सारे डेबिट भी हो गए, इतने सारे अकाउंट्स के अंदर। बेनिफिशियरी कब ऐड हुए, एक कूलिंग पीरियड होता है आरबीआई की तरफ से, मैं तुरंत बेनिफिशियरी ऐड करूं, मैं तुरंत 10,000 से ज्यादा नहीं ट्रांसफर कर सकता हूं। हाँ, हर बैंक की लिमिट मैक्सिमम 1 लाख रुपया इमीडिएट करना हो तो। मेरे 2 करोड़ रुपए चले गए 2 घंटे में। बेनिफिशियरी एक्टिवेशन कब हुई, इसका मतलब है पहले से एक्टिवेट हुए थे मतलब। हाँ, तो ओटीपी से उसके बाद चले गए, एक्टिवेशन हो गए। मतलब मेरा एक क्वेश्चन, तो हम लोग कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट का जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने आपको प्रोटेक्शन दिया कि ओके इनको बैंक को ये दिया, गाइडलाइन दिया कि इनके पैसे वापस लौटा दिए जाए। फिर वो लोग अपील में गए, अपील कोर्ट ने वापस वही प्रोटेक्शन हमको दिया कि ओके नहीं इनको लौटाना चाहिए। वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा क्या क्राइम हो गया, ये क्या सामने है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ने किसी अक्यूज को एक को पकड़ा जो ऑलरेडी हैदराबाद के जेल में है, वो सिर्फ सिम कार्ड डीलिंग का काम करता है, वो सामने स्टेटमेंट दे रहा है मेरा काम है सिम कार्ड प्रोवाइड करना सारे साइबर क्राइम केसेस के अंदर। वो जब इतना बड़ा आपने पकड़ लिया, उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं किया, चार्जशीट डाल दी, उसके बावजूद भी हमें प्रोटेक्शन नहीं मिला। अब हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। अब बताइए कैसे, मेरा क्वेश्चन एक ही है और मैंने बैंक को कोर्ट को भी यही पूछ रहा हूँ कि आप एक्टिवेशन कैसे हो गया, प्रोसीजर इनका है। प्लस मैंने ओम्बड्समैन को भी पार्टी बनाया है। आरबीआई आप कहते हो ना कि 3 दिन के अंदर अगर आप रिपोर्ट कर दोगे विदाउट योर नॉलेज एंड परमिशन इफ समवन सिपल्स ऑफ योर मनी, वो किधर है। ओम्बड्समैन आपको कोई हेल्प नहीं करते। मेरे एक साथ कोई भी किसी ने 1 या 2 केस में खाली हेल्प किया, वो भी वापस सडनली डेबिट भी हो जाता है 6 महीने 8 महीने बाद वापस डेबिट। कैसे, इट्स अ मर्सी ऑफ द बैंक। बैंक की कैसे मर्जी हो सकती है भाई। मेरा केस ओम्बड्समैन ने वो किया और मुझे पैसे आपके वो जो अकाउंट से गए हैं वो आप मिल गए वापस, बैंक वापस कैसे दे सकते मिलते नहीं है, वो आपको शैडो क्रेडिट देते हैं। उसका क्या मतलब, शैडो क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में समझो आपके 10 लाख गए, इमीडिएटली बैंक्स क्या करती है, ओके आरबीआई का गाइडलाइन है 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में दूसरे दिन क्रेडिट कर देंगे, आप खुश हो गए 10 लाख, बट आप यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा, उसको लीन कर दिया गया। आपको महीना 2 महीने तक आपको खुश हो जाएंगे, हाँ मेरा क्रेडिट मेरा पैसा, बट आप यूज तो कर ही नहीं पा रहे हो। सडनली 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली डेबिट। क्यों बताएंगे, अंडर इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्रेडिट, डेबिट। अब आप कहाँ जाना है, आप पुलिस में नहीं जा सकते क्या। पुलिस का रोल ही नहीं है इसके अंदर। क्यों, ये सिविल है। सिविल केस कैसे हुआ, ये सिविल केस है बिकॉज इट्स अ बैंक्स डायरेक्शंस। नहीं, बैंक का डायरेक्शन तो हुआ, लेकिन मेरे अकाउंट से अगर 10 लाख रुपए चोरी हुए वो थे, तो ऑलरेडी मेरे एफआईआर पेंडिंग है, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, उस पे तो चार्जशीट फाइल हो गई है, ट्रायल चल रहा है। अब बैंक्स बोलती है ट्रायल का रिजल्ट आने के बाद देखेंगे, ये तो डेबिट कैसे कर दिया फिर हमारा, बिकॉज बस वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग। अरे आपकी कौन सी एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन किया, वो डिटेल तो दो हमको। ओम्बड्समैन में जाते हैं, ओम्बड्समैन डजंट गिव अस एनी ऑर्डर, कोई ऑर्डर पास करके हमको कॉपी नहीं दिया जाता है। अच्छा, कोई भी नहीं, एक को भी नहीं। सडनली आपको एक ईमेल आएगा, बस ईमेल आ जाएगा क्या
कि भाई योर क्लेम इज रिजेक्टेड, द फाइल इज क्लोज्ड, और नीचे लिखा जाएगा सेक्शन सो एंड सो नॉन अपीलेबल, खत्म। कहाँ जाना है? तो यानी देश की जनता का पैसा जो है बस इसी तरीके से साइबर क्रिमिनल्स लूटते रहेंगे, इसका यही हो एक रहा ही है। मतलब यही हो रहा है। कहा जा सकता है। बिकॉज बीइंग एन एडवोकेट मैं यही सारी, बिकॉज क्लाइंट हमारे पास आते हैं, मैं क्या जस्टिस दूं उनको, कहाँ भेजूं उनको? तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों होती हैं? ये सर्टिन की बातें हैं, हमने 1903 या पता नहीं कौन सा एक नंबर जारी कर दिया है, हमने एक ईमेल आईडी दे दी है, हमने एक वेबसाइट बना दी है, आप उस पर तुरंत हमें कंप्लेन कीजिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बातें तो बड़ी बड़ी है, कितने विज्ञापन चल रहे हैं। ये सब जब बने थे ना, तब हमने भी एस्टिमेट नहीं किए थे कि इस लेवल पे क्राइम पहुंच जाएगा। जब सोचा था, जैसे अभी मैंने कोई शादी का इनविटेशन दिया है, मेरे घर में शादी है, मैंने एक्सपेक्ट किया कि 100 लोग आएंगे तो 100 लोगों का खाना बना, अब सडनली 10,000 आ जाएंगे, मेरी क्या हालत होगी? कोई हालत ही होगी। पब्लिक भी वैसी है, हम भी वैसे हैं। हम उसको मिसयूज जो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉल सेंटर को या हेल्पलाइन नंबर को, छोटे मोटे चीज के लिए 1930 पे फोन करते हैं। क्या मतलब हुआ, कैसे? कुछ भी इसने मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर गंदी गालियां दी, उसके लिए 1930 नहीं बनाए। 1930 का फॉर्मेट क्या है कि आपका पैसा अगर चला जाता है, अगर आपने गोल्डन आवर मतलब 3 घंटे के पीरियड में आपने अगर रिपोर्ट कर दी वरना, तो वो क्या करेंगे, आपका पैसा जो जा रहा है उसको ब्लॉक कर देंगे ताकि आगे पैसा ना चला जाए। उसके लिए हेल्पलाइन बनाई गई है, ये कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। लेकिन लोग उसका भी मिसयूज करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे गाली दे दिया, मेरी बीवी ने मेरे को गाली दे दी। अब आप सोचो, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप इस ऑफिसर का 10 मिनट बर्बाद कर रहे हो जो कॉल सेंटर पे है। ऐसे रोज के हिंदुस्तान के आप सोचो कितने कॉल, मेरे हिसाब से तो 25-30% तो फेक कॉल्स आते हैं ये सब। अच्छा, ईमेल्स में भी वही हो रहा है, सर्वर क्रैश हो रहे हैं। छोटी जो 138 के चेक बाउंस होते हैं, वो cybercrime.gov.in पे डालते हैं, चेक को इससे क्या लेने देना। हम भी वैसे हैं ना, हम सिस्टम को सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते, हमें वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, ओ ये भी चीज है क्या? और एक मोडस ऑपरेंडी मैंने देखी है जो कि गुजरात से बहुत ज्यादा ऑपरेट हो रही है। पिछले दिनों कुछ मेरे ही मित्र हैं जिन्होंने कि इस चीज़ के लिए मुझसे चर्चा भी की थी। मुंबई में भी कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो सडनली बैंकर ने फ्रीज कर दिया, और जब वो गए उनके पास में कि साहब मेरा तो कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग नहीं हो रही है, ऐप से बैंक नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या कारण है, आपने बैंक मेरा क्यों नहीं अकाउंट होल्ड? वो बोलते हैं कि आपका अकाउंट जो है हमने फ्रीज कर दिया है क्योंकि कहीं आड़त की या सूरत की या कहीं की पुलिस का हमारे पास में मेल आया हुआ है कि आपके अकाउंट से साइबर क्राइम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, कुछ है। कितने का साहब क्या हुआ है वो हमें कुछ नहीं मालूम, तुम उनसे बात करो। अब आप नंबर खोज करके उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि वो बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ आकर के बात करो। अरे साहब बताओगे तो सही कि क्या हुआ है? तुम्हारे अकाउंट में 2,000 रुपये आए हैं, फलाने आदमी ने क्राइम किया है, उसके 2,000। तो साहब उसमें मेरा क्या लेना देना है? मैंने तो पैसा लिया नहीं है, आप मेरा अकाउंट डीफ्रीज करो। वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारे खिलाफ केस चलेगा। ये क्या सिलसिला है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसके अंदर तो मैं खुल के बताना चाहूँगा, बिकॉज पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉपर एसओपी है ही नहीं, कोई भी प्रॉपर प्रैक्टिस का कोई सर्कुलर नहीं है। बस इनको एक ही मिल गया है कि आप लेयर ब्लॉक करते जाओ। पहले तो होता था 1 लेयर 2 लेयर, अब 12 लेयर तक ब्लॉक करते हो, 12 लेयर। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे फीस दी, आपने 10,000 रुपये फीस दी, मैंने सर्विस दी, आपने फीस दी, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। क्यों? आपके अकाउंट में विवेक अग्रवाल जी के ऐसे पैसे आए, ठीक है भैया, विवेक अगर आपका भी फ्रीज हो गया। क्यों? आपके यहाँ पे किसी एक्स ने दिया, आपका फ्रीज हो गया। उसको पूछेंगे क्यों? उसका भी 4th लेयर किसी ने दिया। ऐसे मतलब 12 लेयर तक जितने भी लोग होते हैं सबका अकाउंट फ्रीज होता है। तो ये पुलिस वाले जानबूझ के करते हैं अपनी कमाई करने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए, या क्या है? मैं नहीं बोल सकता हूँ कि जानबूझ के कर रहे हैं। सी एंटीजेंट्स आर देयर एवरीवेयर, बैड फिशेस आर देयर एवरीवेयर। कुछ लोगों ने इसका धंधा बना दिया है, डरा के पैसे निकलो, बट 99% ऐसा नहीं है। 99% लोगों का पैसा सेव करने के लिए वो सिस्टम ब्लॉक कर रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है ना कि भाई आपका जितना पैसा क्वेश्चन है, डिस्प्यूटेड अमाउंट है, आप सिर्फ उतने को ही फ्रीज करेंगे। करो, उसको लीन कर दो। हाँ। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक है। ऑफिसर्स का कहना क्या होता है, हमें क्या मालूम, तो हम जजमेंट्स के साथ, लेकिन उसको क्या होता है, हमारे सामने आओ। अब सपोज गुवाहाटी में कोई केस रजिस्टर्ड है, मुंबई का बैंक अकाउंट है, वो गुवाहाटी जाएगा उस ऑफिसर के पास, बिकॉज उनका जो एटीट्यूड है, ये तो मैं खुला बोलूंगा पुलिस फोर्स के कहते हैं कि उनको पहले तमीज सिखाया जाए, हाउ टू टॉक।
वो एटीट्यूड लेवल को लगता है कि ये भी वही हार्डकोर फिजिकल क्रिमिनल है, इसके लिए उससे उसी भाषा में बात की जाए। तो आप सोचिए, आप ऑल द वे गुवाहाटी जाएंगे, अरे BNSS के अंदर प्रोविजन है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू स्टेटमेंट्स ले सकते हो। वो BNSS फॉलो नहीं कर रहे ये लोग। कौन सा स्टेटमेंट है, इधर आओ नहीं तो हम आपके अगेंस्ट में वारंट निकाले, अक्यूज बना देते हैं ये लोग। अब अक्यूज बनने के बाद तो आपको पता है कि प्रोसीजर क्या हो जाता है, और अरेस्ट भी करते हैं, कोर्ट बेल नहीं देती, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप नो वन हैज द ट्रेनिंग। इसका मोडस ऑपरेंडी कैसा होता है, इसका फ्लो चार्ट क्या है साइबर क्राइम का, वो कोई सीखना भी नहीं चाहता और कोई दिल से इच्छा नहीं रख रहे कि इसके अंदर एक्चुअली जड़ किधर है और क्या हो रहा है। मुझे तो डर लग रहा है ऐसा नहीं हो कि सिविल रिवॉल्ट हो जाए, सिविल रेवोल्यूशन ना आ जाए, बिकॉज अभी बैंक में पैसा रखते हुए आदमी लिटरली डरता है, और रखना तो छोड़ो, अभी तो पैसा लेना भी डर हो गया। अगर मेरे पास किसी का अकाउंट में पैसा आ गया तो मुझे वो भी डर लगता है कि किसका पैसा होगा, मालूम नहीं मुझे। अब जैसे मेरे पास एक केस था, एक चाय वाले का, बेचारे को 15 रुपये आया वॉलेट ट्रांसफर से, उसका पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया। अच्छा, क्यों? उस बस 15 रुपये जो आया किसी के पेटीएम में से, वो क्रिमिनल का था। अब 15 रुपये के लिए तो उस बेचारे का अकाउंट फ्रीज किया, वो भी कहाँ से हुआ, कोई पर्टिकुलर आउटर स्टेट, वहां से फ्रीज हो गया। अब वो दौड़ दौड़ के किधर जाएगा, तो बिकॉज मैं वहां से संपर्क में हूँ उसके, चाय पीते रहते, तो उससे मुझे बोला अभी एक काम कर, ऑफिसर से मैं बात करता हूँ। ऑफिसर से बात, ऑफिसर बोलता है नहीं उसको वहां भेजो। 15 रुपये के लिए वो वहां जाएगा, लेकिन 15 रुपये का सवाल है, उसका पूरा ट्रांजेक्शन उसी अकाउंट में, उसको दूध वाले को पेमेंट करना है, उसका घर का खर्चा है, सब उसी अकाउंट में। वो क्या 10 मल्टीपल अकाउंट खोल के बैठेगा? नहीं। जो प्रॉब्लम वो 15 दिन में फेस किया ना, अब लास्ट में हो रहा है कि कोर्ट जाओ। तो कौन से कोर्ट जाएगा? जिस जुरिस्डिक्शन में FIR रजिस्टर हुई वहां जाओ, मतलब आउटर स्टेट में जहाँ FIR वहां वो जाएगा कोर्ट डिफ्रीज कराने के लिए। इतनी तकलीफ हो रही है आप और इनकी सुनवाई करने वाला कौन? कोई सुनवाई नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं उनकी सुनवाई के लिए एक अलग से साइबर कोर्ट्स का एक कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए पूरे देश भर में, और हर जगह पर जहाँ पे क्राइम हो रहा है और इनको सबको एक साथ में कोऑर्डिनेशन में रखा जाए कि भाई अगर सपोज गुवाहाटी में केस हुआ है, वो बॉम्बे की कोर्ट में भी जा सकता है और यहाँ से उसकी सुनवाई जो है वो वहाँ पर हो सके, कुछ इस तरह की चीज हो सकती है। आई प्रिफर, मैंने रिकमेंडेशंस भी दिया हुआ है 2019 में MHA को, महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को, कि भाई एक जुरिस्डिक्शनल, एक सिंगल लॉ ऑफ द लैंड जिसे कहते हैं हम, जो IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एक स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट के इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं होता। आप कोई भी कोर्ट में कहीं पे भी जाके आप और एक स्पेशल कोड बनाइए, जैसे आप PMLA के कैसे स्पेशल एक्ट है, कोर्ट्स है, बिकॉज इसके लिए भी आपको एक स्पेशल और ट्रेंड लोगों को रखिए, ट्रेंड लोगों को, जिनको लिटरली जजेस हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो, जो भी हो, अब जिनको ये लिटरली ये समझ में आता हो, आप कहीं से भी ट्रांसफर करा के डाल तो यहाँ हो गया, यहाँ से उठा के वहाँ डाल दिया, वहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, वो सॉल्व नहीं होगा। और इसको फास्ट ट्रैक, जो साइबर ऐसी चीज, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है इसमें, डिजिटल एविडेंस, अगर वो ट्रेस नहीं किया, इट मे बी वाइप अप वेरी फास्ट। आप कितना भी ट्रायल के लिए वेट कीजिए, और इसके ट्रायल भी स्पीडिफाई होनी चाहिए। क्योंकि आपने 10 साल अगर आप सोचो, फॉर एग्जांपल किसी का मोबाइल पकड़ लिया, आपने फॉरेंसिक में भेज दिया, 5 साल तक उस मोबाइल के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, छठे साल उसका चार्जर नहीं चलेगा, उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हुआ होगा, आपका मोबाइल चालू नहीं होगा, तो क्या काम का ये एविडेंस? बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, यू हैव टू पुट इट ऑन, एंड आपका एक रेगुलर इंटरवल पे इसको ऑन करना पड़ता है। नहीं होता है 5-5 साल तक, थोड़ी देर में खराब हो जाता है, खराब हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? जैसे CD-ROMs थे, मैंने अभी भी देखता हूँ ट्रायल में, कोई पुलिस का एविडेंस होता है CD के ऊपर, अभी ट्रायल शुरू होता है, CD बंद हो गए, 10 साल हो गए, अब चलते हैं एक्सटर्नल CD-ROM मंगाना पड़ता है, उसका ऑपरेटर बुलाना पड़ता है कोर्ट के अंदर, वो जाके सर तब तक तो CD चलती नहीं है। अब बताइए कहाँ से चलेगा? हाँ, क्योंकि उसका एनामल निकल चुका होता है, मैग्नेटिक टेप्स होती है, उससे ड्राई हो जाते हैं, कहाँ से चलेगा? फिर क्या होता है? अक्यूट। तो आपको क्या लगता है कि IT एक्ट 2000 आज के वक्त में नाकाफी हो चुका है? यस, अग्री विद दैट। क्या सुधार आने चाहिए? पूरा एक्ट, मसलन वो जब एक्ट बना था, वो किस दायरे में बना था, क्यों बना था, वो भी लोगों को पता है। क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, इंटरनेट चाहिए था, तो उस टाइम के सरकार के ऊपर प्रेशर था कि आपकी कंट्री के अंदर कोई लॉ नहीं है। उन्होंने हमारा जो नॉर्मल सिस्टम होता है ले लिया, बना दिया, ढांचा दे दिया। 8 साल लगे इनको 2008 में अमेंडमेंट लाने के लिए कि भाई इसके अंदर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी होना चाहिए, वो कर दे। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल क्राइम इतना नहीं था, फाइनेंशियल क्राइम तो था ही नहीं, वो लेके 2008 से हम 2025 में एक भी अमेंडमेंट नहीं है। उल्टा एक जो पर्टिकुलर सेक्शन था, हमारे वरिष्ठ कोर्ट ने उसको स्क्रैप कर दिया, जिसके कारण और हो गए, जैसे सेक्शन 66A उसको स्क्रैप कर दिया कि किसी के बारे में आप कुछ भी बोलो,
इट्स नॉट पनिशेबल। तो वो उसका मिसयूज शुरू हो गया। फाइनेंशियल क्राइम रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है एक्ट के अंदर कि अगर जैसे सिम कार्ड्स क्लोनिंग हो गया, कोई भी प्रोविजन नहीं है। अब बैंक अकाउंट खोल दिए, कोई भी प्रोविजन नहीं है। इम्पर्सनेशन है वो भी अवेलेबल है, 90% तो अवेलेबल ऑफेंसेस है। तो आदमी डरेगा क्यों? ओटीटी उस टाइम थे नहीं 2008 में, ओटीटी प्लेटफॉर्म से देखिए आप गंदगी क्या है। इन सब के ऊपर क्या है, इंटरमीडियरीज जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बाहर, वो इंडिया के कानून को मानते ही नहीं है। पुलिस लेटर लिखती है, उनका रिप्लाई नहीं करते। क्यों? बिकॉज लॉ में कुछ है नहीं। ठीक है, अभी रूल्स थोड़े अमेंड किए, और रूल्स में इम्प्लीफिकेशंस क्या है, इसके ऊपर कार्रवाई किधर है? खुलेआम वो बोल रहे कोर्ट में आके, बोले हम नहीं देंगे, बंद कर दो हमको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप बंद करना है, वो तो बोल रहे बंद कर दो इंडिया में। क्या हम बंद कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? चाइना ने किया ही है ना सर। चाइना ने व्हाट्सएप लिया ही नहीं पहली बात तो। हाँ वही बोल रहा हूँ। हाँ, उनका खुद का है। हाँ हमारे पास हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं, अगर हमारा आधे घंटे के लिए व्हाट्सएप छीन लिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो हमारी हालत जो तड़पती हुई मछली के जैसे हो जाएगी। हमारे यहाँ पर कोशिश ही नहीं करता कोई नए हम लोग तो दूसरों के नौकरी बजाने में ही गुलामी करने में ही नहीं बोलते, वो हम जनरेशन टू जनरेशन हम उसी के आगे। वी लाइक टू बी स्लेव्स एंड वी विल बी स्लेव्स। तो ये सुधारों के साथ साथ में क्या आपको महसूस होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर आ चुका है, ब्लॉकचेन का जो दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वो अब तो उफान पर है, तो ऐसे वक्त में जो कानून के सामने जो चुनौतियां हैं, वो कितनी चुनौतियां हैं, कैसी हैं? सर बहुत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अगर आप देख लो तो अभी आज की तारीख में पूरा दौर उसी का चल रहा है। वो मार्केटिंग जिस लेवल पे हो रही है, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, ये करीबन ऑलरेडी 1960s में आ चुका था। एआई का जो टेक्नोलॉजी था वो 1960s में स्टार्ट हुआ था। तब उसको एल्गोरिदम बोलते हाँ, एल्गोरिथम्स बोलते थे, यस। तो क्या हो गया, अभी धीरे 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 उसको मार्केटिंग जिस लेवल से करती थी वो कर रहे हैं। अब ये हो गया कि इसके एक टूल दूसरे टूल के ऊपर डिपेंडेंस हो गई, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मशीन के साथ में मशीन है। तो क्रिमिनल अभी उसका फायदा ले रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी। और जब मशीन टू मशीन अगर कोई क्राइम हो रहा है, तो उसका ऑब्वियसली ट्रेसिंग विल बी इम्पॉसिबल। अब ट्रेसिंग, और प्लस अगर ट्रेसिंग कर भी लेंगे, क्योंकि हु इज द गॉडफादर ऑफ द ऑपरेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन, लॉ ही नहीं है हमारे पास, तो क्या प्रोसिक्यूट करोगे? फॉर एग्जांपल रॉबर्ट्स आ गए, हमने मार्केट में ड्रोन्स आ गए। एग्जांपल, एक नो फ्लाई जोन है, ड्रोन एक्ट, मुंबई पुलिस एक्ट के अंदर है कि आप एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आप उसको ड्रोन को नहीं फ्लाई, और मैं कर भी दूं, क्या कर लेगी मुझे पुलिस? कौन से प्रोविजन में इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस? ठीक है, वो कोई सपोर्टिंग एक्ट डालेंगे अलग, बट आईटी एक्ट में प्रोविजन है, बिकॉज़ इट्स अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट व्हिच आई एम यूजिंग। कहाँ है उसका? कोई प्रोविजन नहीं। अच्छा, तो मतलब चूंकि वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको डेफिनेटली आईटी एक्ट में होना चाहिए। यस, ओके, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, एंड प्लस आई एम यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन फॉर दैट। अब इंटरनेट कनेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया ये, और प्लस डेटा स्टोरेज है उसके अंदर, तो आईटी एक्ट लगता है उसके अंदर। प्रोविजन ही नहीं है कुछ भी। ये तो जस्ट एग्जांपल दे रहा ड्रोन का। ब्लॉकचेन्स, लेकिन ब्लॉकचेन भी किसके लिए? इट्स अ डिजिटल ट्रांसफर टू वन वायर टू अनदर वायर। अल्टीमेटली उसका क्या है? अगर कोई सपोज डेटा लीक हो जाता है कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में से, क्या है? अभी डीपीडीपी एक्ट हमारा अभी जस्ट आया, रूल्स अभी तक नहीं है। डीपीडीपी क्या? जो डेटा प्राइवेसी एक्ट है, डिजिटल प्राइवेसी एक्ट, मैं आने वाला था। हाँ, जो अभी लास्ट ईयर कानून बन चुका है, उसका गैजेट में भी आ चुका है, लेकिन रूल्स के लिए वेट कर रहे हैं। अब रूल्स कह रहे थे कि 28 सितंबर 2025 तक रूल्स बाहर आ जाएंगे, वेट कर रहे हैं। अब उसके अंदर भी बहुत से डार्क एरियाज है, जब तक हम उसको लिटरली फेस नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। डार्क एरियाज कैसे? मसलन आप क्या बताना बहुत से कि कॉमन मैन के लिए उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई डेटा लीक हो रहा है, तो आप कॉमन मैन को उतनी जानकारी होनी चाहिए। इसके स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। स्पेशल ट्रिब्यूनल का, जैसे आईटी एक्ट का, सॉरी टू से मेरे ही कलीग ब्रदर्स को या पुलिस वालों को भी मैं पूछता हूँ कि अगर कोई केस करना है साइबर का, मैं कहाँ जाऊँ? बोले पुलिस स्टेशन। बोला उसके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल है, हर स्टेट में एक ट्रिब्यूनल है। मुझे किधर है मालूम नहीं हमको। एडवोकेट क्यों बोलते हैं, किधर है हमें मालूम नहीं, बिकॉज जानकारी ही नहीं है। ट्रिब्यूनल बना दिया गया और बस छोड़ दिया गया। उसमें क्या है? तो क्यों कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है? हर चीज जानकारी मिलने ही नहीं दी जाती है, मिलने नहीं दी जा रही है, इंटरेस्टेड नहीं है। और आईटी एक्ट के अंदर यू कैन नॉट अप्रोच द सिविल कोर्ट्स। तो मैं कहाँ जाऊँ फिर? जब सिविल कोर्ट्स में मैं जा ही नहीं पाऊंगा, तो मेरी रेमेडी कहाँ से क्लेम करूंगा? जाओ ट्रिब्यूनल के पास। अब ट्रिब्यूनल के अंदर हालत ऐसी है, इट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसी हालत है, ऑफिसर्स बैठे ही नहीं है। आपने चूंकि इतनी स्टडीज की है इस सब्जेक्ट पे, चूंकि आपको महारत ही साइबर क्राइम पर है, आपके हिसाब से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस देश का सबसे अच्छा है, कुछ आप बता पाएंगे? वैसे तो सबके अंदर लूपहोल्स तो है ही, बट वी आर फॉलोइंग द जीडीपीआर एक्ट। तो यूरोप का जो एक्ट है उसको फॉलो करके हमने हमारा
ये भी ढांचा बनाया हमारा DPDP है। अब जब आने के बाद ही पता चलेगा इम्प्लीमेंटेशन के बाद कि एक्चुअल कितना प्रैक्टिकल है ये। बुक्स में तो बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा। पब्लिक को तो आज भी नॉलेज नहीं कि एक्ट आ गया है, तो 1 साल हो गया उसको। अच्छा, 1 साल हो गया, कानून बन चुका है, मालूम ही नहीं अभी तक। तो पंकज जी, कुल मिलाकर के मुझे अभी तक की जितनी भी अपनी बातचीत हुई है उसको देखते हुए लग रहा है कि ये जो सिम कार्ड वाला सारा का सारा खेल है, पूरी की पूरी चीजें साइबर क्राइम की उसी के साथ जुड़ी हुई हैं। सरकार क्यों नहीं कोई स्टेप उठाती? सर अभी सरकार ने एक स्टेप लिया है रिसेंटली जस्ट, ये 15 लाख सिम कार्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर साइबर क्राइम के लिए उसको पूरा डिलीट किया जा रहा है, डीएक्टिवेट नहीं, डिलीट किया जा रहा है। डिलीट का मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा करके प्रीपेड कार्ड्स होते हैं। अभी मेरा प्रीपेड कार्ड है, एक पर्टिकुलर 1 महीने के लिए आया, मैंने यूज़ कर दिया, उसको रिफिल नहीं किया, रिचार्ज नहीं किया, 6 महीने के बाद में वो डीएक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो नंबर किसी और को अलर्ट हो जाएगा। लेकिन आपके पास मेरा वो नंबर ऑलरेडी है, अरे आप मुझे ट्राई करोगे लेकिन लगेगा किसी और को, वो परेशान हो जाएगा, पंकज बाफना सुन के, क्योंकि डेटाबेस से डिलीट नहीं हुआ, वो सिर्फ डीएक्टिवेट हो गया, किसी और को री अलॉट हो गया। तो अभी साइबर क्राइम में बिकॉज क्या हो रहा है, ये सारे प्रीपेड जो टूरिस्ट लोग होते हैं या टेम्पररी जो लेबरर्स क्लास होते हैं या कोई एम्प्लॉयज भी होता है, मुझे भी जरूरत पड़ती है, मैं टेम्पररी ले लिया, मैं छोड़ 5 दिया, दिन 25 दिन के लिए यूज करके फिर फेंक देता हूँ। क्योंकि ऐसा कोई मैंडेटरी लॉ ही नहीं बना है कि अगर आप पर्टिकुलर डेट तक अगर आप सिम कार्ड, जैसे बैंक है, अगर आप ऑपरेट नहीं करोगे आपका सस्पेंशन अकाउंट में चला जाएगा। तो आपका सिम कार्ड अगर आपने रिचार्ज नहीं किया 30 दिन तक तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो अगर मैं नहीं करना तो देयर इज अ प्रोसीजर, आई शुड गो बैक एंड सरेंडर अलॉन्ग विद द लेटर। लेकिन जाऊंगा भी ना तो जो ऑपरेटर बैठी हुई है गैलरी में या बैठा हुआ है वो बोलेगा नहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तोड़ दो। अरे तोड़ने से नहीं और फिजिकल तोड़ा, बट अंदर का डेटाबेस तो मेरा ही है। तो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, ऐसा डेटाबेस डार्क वेब में सारा अवेलेबल है, वो डार्क वेब से निकाल के उसका सिम कार्ड वापस 100 रुपया भरते ले लेते, रिचार्ज कर देते और वही नंबर से वो क्राइम करते। अब मेरा नंबर है, 6 महीने तक तो मैंने यूज नहीं किया, सडनली 7वें महीने रिचार्ज कर दिया, मेरा एक्टिवेट हो गया, अब मैं जाके कोई क्राइम में यूज कर रहा हूँ उसको, साइबर फ्रॉड में। अब पुलिस के रिकॉर्ड में तो क्या आ गया, दिस नंबर। अब ये प्रॉब्लम हो गया कि अभी सिम कार्ड ट्राई ने बोला कि जितने भी सिम कार्ड, क्योंकि जब पुलिस केवाईसी के लिए जाती है किसी और का ही मिलता है, एक्चुअल क्रिमिनल मिलता है, केवाईसी मेरा मिलेगा 6 महीने पहले का, उसको अपडेट तो किया ही नहीं है क्योंकि मैं रिचार्ज कर रहा हूँ, मैं नया सिम कार्ड नहीं ले रहा हूँ, तो फंस रहा हूँ मैं, इनोसेंट बंदा। तो ये बहुत सी कंप्लेन जाने लगी। तो अभी ट्राई ने एक नया निकाला कि 15 लाख सिम कार्ड्स जो यूज हुए साइबर फ्रॉड्स के अंदर वो सारा डिलीट कर, डेटाबेस में से ही डिलीट, ताकि वो रीअलॉट ना किया जाए वो अभी। और तो इसमें क्या हुआ, इनोसेंट लोग भी फंस रहे। जैसे मेरा सिम कार्ड है, कहीं 6 महीने पहले यूज हो गया, मेरा 20 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, सडनली मेरा सिम बंद, मुझे एक ईमेल आ जाएगा वार्निंग नोटिस एज पर द ट्राई गाइडलाइंस 24 आवर्स से कि एज योर सिम कार्ड वाज यूज्ड, नंबर वाज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर साइबर क्राइम in police station so and so, case register so and so, your SIM is getting deactivated and deleted। अभी 90% लोग हैं ना उसको फेक ले रहे हैं, तो बहुत से ऐसे ईमेल जाते हैं डरावने, नहीं एक्टिवेट कर, सडनली नेक्स्ट डे मेरा सिम बंद। मैं भागता हूँ गैलरी में वो जैसे वो ऑपरेटर मेरा सिम कार्ड डालती है या डालता है वो डेटाबेस फॉर्म, क्योंकि वो डिलीट कर चुके, इरेज्ड है वो डेटाबेस फॉर्म। इसका कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस है, मेरे घर में हुए, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। तो बहुत रिस्की है, लोगों की बैंकिंग उसके ऊपर है, आज वही तो होना है लोगों सर। की प्राणवायु मतलब मोबाइल फोन बन चुका है। अभी वही हालत है, इसकी सुनवाई किसके पास जाए, कहाँ जाए? मैं खुद हेल्प बीइंग अ लॉयर स्पेशलाइज इन दिस सब्जेक्ट, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं, कहाँ भेजूं उनको? इधर अदालत में जाऊंगा तो सर जब तक तो पता नहीं कितने साल लगेंगे, तारीख पे तारीख। ब्लेम नहीं कर रहा उस सिस्टम को, प्रोसीजर। और आपको लगता है कि इन सब चीजों के लिए हम वी द पीपल, वी द इंडियन, हम भारतवंशी भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं? मैं तो कहता हूँ हम ही जिम्मेदार हैं, सारी तबाही के जड़ हम ही हैं। पहले दूसरे लोगों को, मुगलों को एंट्री दी, हम नहीं दी, लालच। ब्रिटिशर्स को एंट्री दी, लालच। अभी भी क्रिमिनल्स को एंट्री दे रहे, लालच। जितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसके 90% केसेस वो हमारी लालच की वजह से हम विक्टिम्स बन रहे हैं। बिकॉज ये क्रिमिनल्स है वो भी ह्यूमंस है, कोई भगवान नहीं है कि उनको पता चल गया कि मेरे को क्या दिमाग में आ रहा है और मैंने कर दिया। वो कहीं ना कहीं मेरे एक अंदर के लालच को वो भाप लेते हैं, मेरे को ऐसा पर्टिकुलर एक ऑफर देते हैं, मैं इमीडिएटली ग्रैब करता हूँ कि सडनली मेरे को रातों रात 300 टका प्रॉफिट हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और दूसरा है डर,
हम बहुत जल्दी डरपोक है, हम डर जाते हैं, हमने क्राइम नहीं किया फिर भी डरते हैं। डिजिटल अरेस्ट में स्टॉक मार्केट और ये सब की बात कर रहा हूँ। डर, आप अरेस्ट हो चुके हो क्योंकि आपने ऐसा पार्सल मंगाया था, जो दिमाग दिया उसको यूज करो। डर क्यों? पार्सल मंगाया तो मंगाया, ठीक है, उसकी आने दो पुलिस को, आने दो पुलिस को, मैं सामने बैठूंगा, बट हम डर गए, उस डर का वो फायदा उठाना शुरू हो जाता है और फिर बाद में धीरे 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 ट्रैप में फंस रहे। वही चीज स्टॉक मार्केट स्कैम है, फाइनेंशियल फ्रॉड स्कैम्स के अंदर है। आपको 200 टका मार्जिन मिलेगा, 300 टका मार्जिन मिलेगा। पर्टिकुलर वीडियोस आती है डीपफेक की किसी सेलिब्रिटी की, कि देखो हमने इतना बड़ा कंपनी लॉन्च किया है, रात 10 रुपए का शेयर है, रात तक 100 रुपया हो जाएगा। तो ये तो लालच है ना। और मैं डालते डालते कितना डाल रहा हूँ, 500 1000 नहीं, करोड़ों। यहाँ से लोन ले रहा हूँ और इधर डाल रहा हूँ, और फिर बाद में क्या होता है, महीना 1.5 महीने के बाद में सब गया। तो ये लालच की वजह से हो रहा है। तो वी शुड चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल। लालच को हमारा घर मत बनाओ। अगर लालच नहीं है तो मैं गारंटी के साथ देता हूँ हमें कोई कानून वानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल डीमोटिवेट हो जाएंगे, वो लोग डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे, कुछ काम के नहीं रहेंगे। पता यार मैं कितना भी पंकज बाफना को टारगेट करूँ, उसको तो असर ही नहीं हो रहा है, वो छोड़ देगा मुझे। तो कुल मिलाकर के आपने पंकज बाफना की बातों सुनने के बाद ये तो तय कर लिया होगा या समझ लिया होगा अच्छी तरह कि साइबर क्रिमिनल्स कैसे काम करते हैं, साइबर क्राइम की दुनिया कैसे ऑपरेट होती है, और साइबर क्राइम किस तरह से इस देश को, समाज को, लोगों को खोखला कर रहा है। ऐसी ही और भी जानकारियां आपको यदि हासिल करनी है तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है, और ये भी बताएं कि आपको आइंदा दिनों में किन विषयों के ऊपर और भी जानकारियां चाहिए, खास तौर से अपराध जगत पर। और हमें हमेशा इस बारे में आप बताते रहिए। विश्वास है कि हम आपकी आशाओं पर खरे उतर रहे हैं। बाफना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड के लिए आपको। इसी तरह हम दोबारा मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।